क्या हाल चाल है। गुड आफ्टरनून सबको। हम्म। कल की क्लास कैसी थी? कल कैसा पढ़ा आपने? आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर, थर्ड लेक्चर। आज माइटोसिस कंप्लीट करेंगे। आ, काफी सारे बच्चे गुरु पूर्णिमा पे मैसेज कर रहे हैं। ठीक है। बेटा डाउट क्लास का रिकॉर्डेड मैं एक बार देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ मैं। ठीक है। हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? कल हमने एक टॉपिक पढ़ा था, अगर आपको याद हो, जहां पे हमने अमाउंट ऑफ डीएनए की बात करी थी और प्लॉइडी की। कितने लोग हैं जिनको ये टॉपिक क्लियर हो गया है? कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये टॉपिक क्लियर हो गया है? लैग रहा है? ठीक है, लास्ट पार्ट एक बार थोड़ा रिपीट कर देते हैं। एनसीईआरटी कर रहे हैं सर? एनसीईआरटी कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं एनसीईआरटी? बेटा साइटोस्केलेटन ओनली यूकैरियोट का फीचर है, प्रोकैरियोट में नहीं होता। पढ़ रहे हैं? अच्छा, एनसीईआरटी आ रही है समझ? इरशाद पढ़ाई पे ध्यान दें बेटा। डोपा कब डिलीवर होगा? मेरे को डोपा की एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता है। रीजन क्या है कि वो प्रिंटिंग में था लास्ट टाइम तक। अब मुझे एग्जैक्ट स्टेटस में पता कर लेता हूँ। कितने लोग हैं जिनको ये बातें समझ में आई? एक बार फिर से रिपीट करेंगे, फिर से रिपीट करेंगे और यहां से चीजों को आगे बढ़ाएंगे। तो आज हमारी थर्ड क्लास है सेल साइकिल सेल डिवीजन की। चैप्टर का प्लान ये है कि नेक्स्ट वीक में ये फिनिश हो जाएगा और उसके बाद हम लोग लिविंग वर्ल्ड पे मूव करेंगे। ठीक है। उसके साथ साथ जो बच्चे 3.0 में एडमिशन लिए हैं उनका हमारे पास लाइव सेल दोबारा से पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं, जो 2 वाले भी देख सकते हैं। हम 2 या 3 क्लास लेके इवनिंग में लाइव, थोड़ी सी बड़ी होगी, उसमें सेल यूनिट ऑफ लाइफ को भी करा देंगे। उससे क्या होगा, आपका सिलेबस टाइमली फिनिश होने के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे। और मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, आप चाहे कहीं से भी पढ़ रहे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, लोग आपको बरगला रहे हैं सिलेबस लेट मत फिनिश करो। ये लास्ट ईयर भी गलती हुई है। फिजिक्स का सिलेबस लास्ट ईयर लेट खत्म हुआ, आप वीडियोस में खो गए। फिर से आप उल्टी सीधी रिजल्ट्स की वीडियो देखकर वो सच भूल गए कि मतलब सिलेबस लेट खत्म होने से सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन का पहला क्राइटेरिया ही सिलेबस पहले टाइम पे फिनिश होना है, फिर उसकी रिवीजन है। यस। हाँ, याद कैसे करें? याद कैसे करें बार बार? डीलिमिटिंग का मतलब होता है आउटर लेयर। डीलिमिटिंग का मतलब होता है आउटर लेयर। चलें आगे बेटा, चलें आगे, चलें आगे। चलो, तो सबसे पहले आपको मैंने क्या पढ़ाया था? मैंने पढ़ाया था जीवन फेज जो होता है, उस जीवन फेज में क्या होता है कौन बताएगा? सर, जीवन फेज में क्रोमेटिन होता है। क्रोमेटिन के अमाउंट को हम 2C लिखते हैं। अगर क्रोमोसोम बनाए, रियल में क्रोमोसोम नहीं दिखता, अगर बनाए तो मुझे ऐसे क्रोमोसोम दिखेंगे। ऐसे का क्या मतलब है? हर क्रोमोसोम में एक ही क्रोमेटिड होगा। अगर मैं इसको किस में कन्वर्ट करता हूं, फिर रिपीट करूंगा। अगर मैं कहता हूं कि ये जो अमाउंट है 2C, एस फेज में डबल हो जाता है और G2 फेज में आते आते वो क्या हो गया? 4C। मतलब ये 2C का अमाउंट क्या हो गया? 4C। अगर मैं इसको क्रोमोसोम में कन्वर्ट करूं तो यहां 6 क्रोमोसोम है, यहां भी 6 क्रोमोसोम काउंट होंगे। फर्क क्या है कि यहां हर क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड हैं जो एक सेंट्रोमियर पे जुड़े हुए हैं। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं होता, जिसके लिए हम लिखते हैं प्लॉइडी चेंज नहीं होती। अगर ये सेल यहाँ पे 6 क्रोमोसोम है तो यहां भी 6 क्रोमोसोम है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं होता। फर्क क्या होता है? पहले ये अकेला एक क्रोमोसोम था, फिर ऐसी दो चीजें जुड़ के, जिन्हें आप सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं, वो जुड़ के क्रोमोसोम दिखाता है। तो इसका आपने क्या क्या मतलब निकाला? हमने मतलब ये निकाला, G1 G2 में अमाउंट ऑफ डीएनए वेरी करता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं होते। नंबर ऑफ क्रोमोसोम में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता। यहां तक चीजें क्लियर है? यहां तक चीजें क्लियर है? जल्दी बता दो बेटा।
यहां तक चीजें क्लियर है? बताओ, यहां तक चीजें क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अगर आप लोग बोलें तो मैं क्या कल सर्वेश सर वाली क्लास जो 10:30 की है वो मैं लगवा लूं? आप बताइए, अगर आप बोलेंगे तो मैं ऐसा कर सकता हूं। अगर आप ये बात बोलेंगे तो ऐसा किया जा सकता है? यस? नहीं सर प्लीज नहीं, क्यों? एक स्लॉट खराब हो रहा है, 10:45 वाला स्लॉट रिवीजन करने के लिए। बेटा अगर अगर तू ऐसे रिवीजन कर रहा है कि तेरी क्लास नहीं हो पा रही है और तू कर नहीं पा रहा तो फिर दिक्कत है। तो दिक्कत है। अगर तू शाम के टाइम में रिवाइज नहीं कर पा रहा है पूरा पूरा तो दिक्कत की बात है। यस? हाँ। अच्छा, मैं तेरे को एक कैलकुलेशन समझाता हूँ। कैलकुलेशन समझोगे? मैं थोड़ा सा समझाऊंगा आपको। कैलकुलेशन थोड़ा सा समझाऊं, मेरी बात समझोगे नहीं समझोगे? सोच के बताना। और कौन सा मंथ चल रहा है सर? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। 6 महीने है तो 9 महीने। एज अ टीचर मैं ये देख पा रहा हूं, शायद आप नहीं देख पा रहे हो। यस? है ना? सही है? हाँ। अगर ऐसा कुछ रहेगा तो मैं वही कह रहा हूं ना, आप समझो। मेरी मेरी बात समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो? मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो बताओ? हाँ। यस। तो अगर आप मेरे साथ जुड़ के करोगे तो आपको फायदा होगा। मैं भी एकदम, जैसे एक होता है कि क्लास ले लेना, मान लीजिए आप देखेंगे बहुत सारे लोग हैं क्लास भी लेंगे, ठीक है। एक होता है कि मुझे फिक्र है आपके सिलेबस की, आपको भी अपने सिलेबस की फिक्र होनी चाहिए, और मेहनत करो, भूल जाओ सब कुछ आसपास क्या चल रहा है। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। तो आपको ये वाला समझ में आ गया। अब इसके क्वेश्चंस करते हैं जो मैंने कल, ये ग्राफ किसको नहीं समझ में आया देख बेटा खुद से देख। डिप्लॉयड सेल में जीवन फेज में ये अमाउंट कितना दे रखा है, इधर इधर क्या लिखूंगा मैं, इस वाले एक्सिस पर क्या लिखूंगा, फेज, और इस वाले एक्सिस पर क्या लिखूंगा, अमाउंट। तो अगर मैंने इस वाले एक्सिस पर मैंने अमाउंट लिखा है ना, इस वाले एक्सिस पर मैंने क्या लिखा है, अमाउंट लिखा है। आप समझ पा रहे हो, अमाउंट लिखा है। तो इसका मतलब जीवन में कितना अमाउंट होता है, 2C। जीवन से यहां पर 4C आ गया, फिर G2 में कितना रहता है, 4C रहता है। फिर यहां से घट के वापसी क्या आ जाता है, 2C पे आ जाता है। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? यस? नहीं बेटा नहीं होगा, मेरे हिसाब से तो नहीं होता। साइटोस्केलेटन नहीं होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूंगा तेरे कहने से। सी है यहां से 2C। हैप्लॉइड सेल में क्या होता है देख, हैप्लॉइड सेल में जीवन फेज में अमाउंट ऑफ डीएनए C होता है, फिर वो डबल हो जाता है 2C। और ये देख क्रोमोसोम देख अलग अलग टाइप के हैं, और इसी में सिस्टर क्रोमेटिड जुड़ गया है। तो हैप्लॉइड में C और 2C पे चलता है, डिप्लॉइड में 2C और 4C पे चलता है। ये चीज मैंने आपको कल पढ़ाई थी। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन जो मैंने दिए थे, इन हैप्लॉइड सेल अमाउंट ऑफ डीएनए इन G2 बताओ। हैप्लॉइड सेल का G2 में पूछ रहा, और सेल कैसा है, हैप्लॉइड। तो जीवन में हैप्लॉइड का C होता है, तो G2 में कितना हो जाएगा, 2C हो जाएगा। कितने लोगों को ये समझ में आया? कितने लोगों को ये समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? यस। अमाउंट ऑफ डीएनए इन अ सेल इज 4C। एक्चुअल में साइटोस्केलेटन ना होने का रीजन क्या है, छोटा होता है प्रोकैरियोटिक सेल, उसको नीड नहीं है। द अमाउंट ऑफ डीएनए 4C है G2 में, इसका मतलब ये कौन सा सेल है, डिप्लॉइड सेल है। ये कौन सा सेल है, डिप्लॉइड सेल है। तो ये डिप्लॉइड सेल है, जीवन में 2C होगा, अमाउंट इंक्रीज करेगा एस फेज में, ऑल आएगा यहां पर। अगर किसी सेल के G2 में 4C दे रखा है, इसका मतलब वो कौन सा सेल है, डिप्लॉइड सेल है। यस और नो? कौन सा सेल है, डिप्लॉइड सेल है। यस। अच्छा, दूसरा आपको ये समझना पड़ेगा, इन पॉलन, पॉलन कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। इफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम दे रखे हैं 7, यहां पे बता भी रखा है हैप्लॉइड है, देन सेम प्लांट सोमेटिक सेल का मतलब होता है 2N, डिप्लॉइड। द अमाउंट ऑफ डीएनए इन G2, देख बेटा, अमाउंट ऑफ डीएनए G2 में मैं किसकी बात कर रहा हूं, डिप्लॉइड सेल की। अमाउंट ऑफ डीएनए G2 में 4C आएगा, तो यहां पर तो आएगा 4C। क्या आएगा बेटा, 4C आएगा। अब कह रहा है नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना आएगा। अब क्योंकि हैप्लॉइड में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 7 है, तो डिप्लॉइड में कितना होगा बताओ, और डिप्लॉइड में कितना होगा, 14 होगा।
क्या क्रोमोसोम नंबर चेंज होते हैं? आपको सेल साइकिल समझनी है। आपको पहले से हैप्लॉइड में दे रखा है 7, तो डिप्लॉइड में कितना होगा 14, G1 में भी 14, S में भी 14, G2 में भी 14, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने आ जाएंगे 14 आ जाएंगे। तो 4C और 14 ये आंसर है। 4C क्यों आएगा? क्योंकि ये किसकी बात कर रहा है? सोमेटिक लीफ सेल की जो डिप्लॉइड होता है। सर ये हमें कैसे पता चला डिप्लॉइड होता है? किसी भी प्लांट का नॉर्मल सेल डिप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड उसके कौन से सेल्स होते हैं? जो गैमेट है, जैसे क्या है ये पॉलन ग्रेन है, ये हमारे पास हैप्लॉइड होते हैं। तो अमाउंट ऑफ डीएनए G2 में पूछा है डिप्लॉइड का, 4C होगा। और क्रोमोसोम पूछा हुआ है, क्रोमोसोम क्या आएगा 14। 14 क्यों आएगा? क्योंकि डिप्लॉइड में 14 होता है, G1 में 14, S में 14, G2 में 14। 4C कैसे आएगा जरा ध्यान से देख बेटा। इन अ पॉलन नंबर ऑफ क्रोमोसोम 7 दे रखे हैं, उसी प्लांट के इस सेल की बात हो रही है। ये बात हो रही है डिप्लॉइड सेल की। यहां से पकड़ना है मुझे क्वेश्चन को यहां से पकड़ना है। डिप्लॉइड सेल में G2 में कितना होगा? तो डिप्लॉइड सेल में G2 में कितना होता है? 4C होता है। G2 में कितना होता है? 4C होता है। यस बेटा, C एक वैल्यू होती है अमाउंट ऑफ डीएनए की। मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं, किसी भी डिप्लॉइड सेल में G1 फेज में मेरे पास 2C होता है और G2 में कितना होता है? 4C। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? G1 में 2C होता है और G2 में होता है 4C। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? देख लो बेटा, G2 में ध्यान देंगे, G2 में फिर आप समझ नहीं रहे हो। ये कह रहा है कि पॉलन ग्रेन हैप्लॉइड सेल था, है ना? डिप्लॉइड सेल की बात कर रहा है, तो डिप्लॉइड सेल में G2 में कितना होगा? 4C। नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉइड में 7 होते हैं, तो डिप्लॉइड में कितने होंगे? 14। ये आंसर आ गया। माइटोसिस अमाउंट ऑफ डीएनए 2C हैप्लॉइड में कब होगा? हैप्लॉइड में अमाउंट ऑफ डीएनए 2C किस में होगा? G2 में। और डिप्लॉइड में अमाउंट ऑफ डीएनए 2C कब होगा? G1 में। इसमें कोई दिक्कत आ रही है किसी को? मुझे बताओ, ये 4th और 5th क्वेश्चन में। बेटा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग आगे कहीं ना कहीं बता देंगे, पर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग पढ़ाने का मेन रीजन था ट्रांसपोर्ट इन प्लांट होना। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर है नहीं, इसलिए उसको बताते नहीं है ना? 2 क्रोमेटिड मिलके एक क्रोमोसोम बनाते हैं G2 का, और G1 में एक क्रोमोसोम बराबर में एक क्रोमेटिड। आगे बढ़े बेटा, यहां तक चलें? ठीक है, आगे चलें बेटा, आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूं? मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। अब मैं माइटोसिस पढ़ाने जा रहा हूं, पर उससे पहले एनसीईआरटी में कुछ डाटा दे रखा है, उसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। एनसीईआरटी क्या लिखना चाहती है? एनसीईआरटी यहां पर क्या लिखना चाहती है, इस बात को समझेंगे हम लोग। एनसीईआरटी क्या लिखना चाहती है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, एनसीईआरटी क्या लिखना चाहती है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, कैसे समझेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो इधर, एनसीईआरटी क्या लिखती है? एनसीईआरटी लिखती है, ध्यान सुनेंगे, पहले इस बात को समझो फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। एनसीईआरटी लिखती है कि माइटोसिस किसमें? एनिमल्स में। किसमें दिखती है? ओनली सीन इन डिप्लॉयड सेल। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन है बस। ठीक है, क्लियर है? जहां हैप्लॉइड में होती है, एग्जांपल मेल हनी बी। अगेंस्ट दिस प्लांट में माइटोसिस हैप्लॉइड और डिप्लॉयड दोनों में होती है। ठीक है, क्लियर? और ये आप कहां पढ़ोगे? एल्गी में पढ़ोगे। तो मैं यहां पर कुछ कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे एनसीईआरटी से, पर मैं आपको उससे पहले कुछ चीजें समझाऊंगा। सर ये वाली बात समझ नहीं आई, आप मेरी तरफ ऊपर देखो, ये वाली स्लाइड देखो पहले। अब ये आज की पहली स्लाइड है जिसे आपने लिखना है, जो मैं आपको समझाऊंगा। ये फर्स्ट स्लाइड है, पूरा फोकस करो मेरी तरफ। मैं अगर आपसे पूछूं माइटोसिस जो है वो किसमें हो सकती है? हैप्लॉइड सेल में हो सकती है, हाँ, डिप्लॉइड में भी हो सकती है। अगर हैप्लॉइड में होगी तो जो 2 सेल बनेंगे वो कैसे होंगे?
कैसे होंगे सर? हैप्लॉइड होंगे। और अगर डिप्लॉइड में होगी तो जो 2 सेल बनेंगे वो कैसे होंगे? डिप्लॉइड होंगे। इस बात में किसी को दिक्कत है क्या? मैंने आपको यह समझाया कि माइटोसिस एक ऐसी डिवीजन है जो हैप्लॉइड सेल और डिप्लॉइड सेल दोनों में हो सकती है। अगर वो हैप्लॉइड में होगी तो 2 सेल हैप्लॉइड बनाएगी, और अगर डिप्लॉइड में होगी तो 2 सेल डिप्लॉइड बनाएगी। यहां तक कोई दिक्कत है? बेटा सोमेटिक सेल का मतलब क्या होता है? मेरा जो ये स्किन सेल है ये सोमेटिक सेल है, इसके अंदर सिर्फ माइटोसिस होती है। सोमेटिक सेल में सिर्फ माइटोसिस होती है। ये सोमेटिक सेल डिप्लॉइड होता है। हमारी पूरी बॉडी में हैप्लॉइड सेल कौन सा है? गैमेट, स्पर्म सेल, ओवम सेल, ये होता है। इतनी बात समझ में आ रही है? अब मैं तेरे को ये समझा रहा हूं कि जैसे मान लेते हैं ये मेरे पास एक डिप्लॉइड सेल है, इस डिप्लॉइड सेल की माइटोसिस से मेरे पास जो 2 सेल बनेंगे वो दोनों डिप्लॉइड होंगे, और हैप्लॉइड की माइटोसिस से दोनों सेल हैप्लॉइड होंगे। इस बात में कोई दिक्कत? अब मियोसिस जो है वो सिर्फ किस में होती है? डिप्लॉइड सेल में। उसकी वजह से 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं। ये बातें आपको समझ में आई हैं कि नहीं है? बताओ बस, क्या आपको ये बातें समझ में आई हैं जो मैंने यहां लिखी हुई हैं? इस बात में किसी को कोई दिक्कत? सर ये हमें कैसे पता चलेगा? मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला है अगर आपके पास कोई हैप्लॉइड सेल है जिसको आप एन से लिखते हो, इसकी माइटोसिस करके जो 2 सेल बनेंगे ये दोनों सेल एन बनेंगे। अगर आपके पास कोई डिप्लॉइड सेल है और उसकी आप माइटोसिस करते हो तो जो 2 सेल बनेंगे ये दोनों सेल 2n बनेंगे। इतनी बात मैंने बोली है, ये मैंने यहां भी दिखाया था। अगर आपको ये याद हो, ये वाला डायग्राम मैंने क्या बताया? मैंने कहा है ये वाला किसकी माइटोसिस है? ये वाली, ये हैप्लॉइड की माइटोसिस है, सही है। और इससे पिछले वाले में किसकी माइटोसिस थी? ये वाली, ये डिप्लॉइड की थी। सर हैप्लॉइड किसे कहते हैं? अगर सिर्फ एक साइड के ये क्रोमोसोम हो इसे हैप्लॉइड बोलेंगे, और अगर इनका जोड़ा हो तो डिप्लॉइड बोलेंगे। तो अगर कोई सेल जिसमें सिर्फ ये हो, इसकी माइटोसिस में जो 2 सेल बनेंगे वो दोनों हैप्लॉइड होंगे, और अगर डिप्लॉइड की माइटोसिस करोगे तो दोनों सेल डिप्लॉइड बनेंगे। कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत है? माइटोसिस में प्लॉइडी चेंज नहीं होती। हैप्लॉइड से हैप्लॉइड सेल बनते हैं, डिप्लॉइड से डिप्लॉइड बनते हैं। मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस में डिप्लॉइड से 4 हैप्लॉइड सेल बनते हैं। जैसे मान लो ये एक सेल है, डिप्लॉइड है, इसकी मियोसिस कर रहा हूं तो मेरे पास कितने सेल बनेंगे? सर 4 सेल बनेंगे, और ये चारों सेल कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे। ये चारों सेल कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? बताओ, यहां तक कोई दिक्कत? बता बेटा। बच्चे आप समझो ध्यान से, अभी हम मियोसिस डिटेल में पढ़ेंगे, पर मियोसिस में हमेशा कौन से सेल में होती है? सर डिप्लॉइड सेल में होती है। मियोसिस हैप्लॉइड में नहीं होती। मियोसिस करके मेरे पास 4 सेल बनते हैं हैप्लॉइड। ठीक है, एक सिंपल से लॉजिक है जो आपको याद करने हैं। माइटोसिस एक ऐसी डिवीजन है जो डिप्लॉइड और हैप्लॉइड दोनों में होती है। मियोसिस एक ऐसी डिवीजन है जो सिर्फ किस में होती है? डिप्लॉइड में, और 4 सेल हैप्लॉइड बनते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है? पहले ही बताओ। मियोसिस ऑफ हैप्लॉइड नॉट पॉसिबल। ये तो आसान सी बात है जो आपको पहले से थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं? मैं बता रहा हूं आपको एनिमल्स के बारे में। एनिमल्स का एक एग्जांपल ह्यूमन है। तो एनिमल्स में क्या होता है जरा समझो। एनिमल्स जैसे कि ह्यूमन है, ह्यूमन के हमारे सारे सेल डिप्लॉइड होते हैं। डिप्लॉइड को कैसे लिखेंगे? 2n। सारे सेल कैसे होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं। अब इस डिप्लॉइड में हम क्या करते हैं समझो। इस डिप्लॉइड में सेक्स ऑर्गन बनते हैं, उन सेक्स ऑर्गन में मियोसिस होती है। अब सेक्स ऑर्गन के सेल्स भी कैसे है? डिप्लॉइड। आपको बताया कि मियोसिस होने से क्या बनेंगे? गैमेट्स बनेंगे जो हैप्लॉइड होंगे, सही है, हैप्लॉइड होंगे। अब आगे इसकी जाके फर्टिलाइजेशन होती है। आगे इसकी जाके क्या होती है? फर्टिलाइजेशन होती है। मेरी बात समझ में आ रही है? और डिप्लॉइड क्या बन जाता है? जाइगोट, सही है।
अब इस जाइगोट, जाइगोट कैसा है बेटा? डिप्लॉयड है। जाइगोट कितने सेल होते हैं? एक सेल होता है। अब इसकी माइटोसिस करके, डिप्लॉयड की माइटोसिस करके एम्ब्रियो बनाएंगे, ये भी डिप्लॉयड होगा। मैंने क्या बोला था? डिप्लॉयड की माइटोसिस करके आप डिप्लॉयड बनाओगे। इस चीज को जरा समझो। अब इस एम्ब्रियो की माइटोसिस से ह्यूमन बन जाएगा। तो मैं यहां पर क्या सीख पा रहा हूं कि ह्यूमन डिप्लॉयड होता है, उससे सेक्स ऑर्गन माइटोसिस से ही बनते हैं, उसके अंदर मियोसिस होती है, गैमेट्स बनते हैं। तो एनिमल्स में क्या होता है बेटा? ध्यान सुनेंगे। एनिमल्स में माइटोसिस सिर्फ किस में होती है? अकर ओनली इन डिप्लॉयड। सिर्फ डिप्लॉयड में माइटोसिस होती है। मेरी बात समझो ध्यान से। हैप्लॉयड नॉट शो माइटोसिस। जैसे ये गैमेट था, इसने फर्टिलाइजेशन की, क्या नहीं शो करी? नॉट शो माइटोसिस। ऐसा नहीं होता कि एक स्पर्म से और स्पर्म बन जाए, क्योंकि माइटोसिस नहीं होती। हैप्लॉयड नॉट शो माइटोसिस। यहां तक कोई दिक्कत आ रही है किसी को? पहले बताओ। ये हमने किसके बारे में बताया बेटा? ये हमने किसके बारे में बताया? एनिमल्स के बारे में। एनिमल्स के बारे में हमने क्या बताया आपको? एनिमल्स के बारे में हमने क्या बताया आपको? कि हमारे पास कोई भी एनिमल है, आप, मैं, कोई भी है, ह्यूमन है, उनके सारे सेल कैसे होते हैं? डिप्लॉयड। सेक्स ऑर्गन भी डिप्लॉयड होते हैं। अगर मियोसिस होगी तो हैप्लॉयड क्या बनते हैं? गैमेट्स। फिर फर्टिलाइजेशन से क्या बनता है? जाइगोट। जाइगोट की माइटोसिस होके एम्ब्रियो बनता है। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है? अब इस पूरी बात से क्या बात समझ में आ रही है? अगर मुझे हैप्लॉयड सेल बनाना है तो मुझे मियोसिस करनी पड़ेगी। माइटोसिस सिर्फ किस में हो रही है? डिप्लॉयड में। ये बातें समझ में आई? ये बातें बेटा थोड़ा फोकस बढ़ाओ। जाइगोट होता है सिंगल सेल, एम्ब्रियो में है मान लो 500 सेल, एक सेल से 500 सेल बने हैं और दोनों डिप्लॉयड है, तो क्या हुई होगी? माइटोसिस। तो डिप्लॉयड सेल की माइटोसिस हो सकती है। हैप्लॉयड सेल, ये वाला गैमेट हैप्लॉयड है, ये कैसे बनेगा? मियोसिस से। हैप्लॉयड की माइटोसिस नहीं होती, यही बात हमने यहां लिखी है। अब हम बात करते हैं प्लांट्स की। हम किसकी बात करते हैं? प्लांट्स की। प्लांट्स की। प्लांट्स में क्या होता है बेटा? दोनों की माइटोसिस हो सकती है, डिप्लॉयड और हैप्लॉयड की। ठीक है। जैसे ये एल्गी है, एल्गी है, एल्गी हैप्लॉयड होती है। एल्गी के सेल्स कैसे होते हैं? ऐसे हैप्लॉयड होते हैं। अब इस एल्गी ने माइटोसिस करके गैमेट बनाए जो हैप्लॉयड है। तो आप अगर ध्यान से देखें, एल्गी जैसी चीज हो गई या मान लो कोई भी प्लांट हो गया, एल्गी में या प्लांट्स में क्या होता है? हैप्लॉयड की भी माइटोसिस होती है। जैसे ये गैमेट बन गए, अब मैंने यहां फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बना दिया। अगर एल्गी के अलावा ब्रायोफाइट होता तो इस जाइगोट की माइटोसिस हो जाती। जाइगोट कैसा है सर? डिप्लॉयड है। माइटोसिस हो जाती किसके अंदर? हो जाती ब्रायोफाइट में। तो मेरा सिर्फ आपको यह समझाने का पूरा प्रोसेस है, यदि प्लांट हैप्लॉयड है तो वो गैमेट्स माइटोसिस से बनाता है। तो मैं यहां पर आपको एक सिंपल बात सिखा रहा हूं, मैं सिर्फ ये सिखा रहा हूं, एनिमल्स में हैप्लॉयड की माइटोसिस नहीं होती, कुछ एक्सेप्शन है। प्लांट्स के केस में माइटोसिस होती है किसकी? दोनों की। माइटोसिस ऑफ बोथ हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड अकर। हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड अकर। हैप्लॉयड की भी होती है, डिप्लॉयड की भी होती है। कैसे? आप खुद देख लो। यहां पर एल्गी खुद हैप्लॉयड थी, उसने माइटोसिस करके गैमेट बनाए। नियम क्या है? गैमेट हमेशा हैप्लॉयड होंगे। अगर कोई डिप्लॉयड चीज गैमेट बनाएगी तो मियोसिस करेगी। अगर कोई हैप्लॉयड चीज को गैमेट बनाना है तो माइटोसिस करेगी। इसका मतलब क्या हुआ? प्लांट में हैप्लॉयड और डिप्लॉयड दोनों की माइटोसिस होती है। एनिमल्स में माइटोसिस सिर्फ किसकी होती है? डिप्लॉयड की। हैप्लॉयड की माइटोसिस नहीं होती। क्या नहीं समझ में आया? मैंने क्या लाइनें पढ़ी हैं? मैंने सिर्फ आपको वो लाइनें समझाई हैं जो एनसीईआरटी में लिखी है। अब जैसे जाइगोट है, यहां जाइगोट की मियोसिस कर दी हमने, तो जाइगोट की माइटोसिस भी हो सकती है, मियोसिस भी हो सकती है। इसको कहते हैं स्पोर।
स्पोर कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। कितने सेल होते हैं? सिंगल सेल होता है। इससे मेरे पास ये एल्गी बन गई, तो क्या हुई होगी? माइटोसिस। तो क्या आपको ये दिख रहा है कि सिंगल सेल हैप्लॉइड की माइटोसिस होके मल्टी सेलुलर चीज बनी है? तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कि हैप्लॉइड की यहां भी माइटोसिस पॉसिबल है। ठीक है। डिप्लॉइड की माइटोसिस मियोसिस दोनों होती है। तो हम सिंपल क्या बोल रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि प्लांट के केस में माइटोसिस हैप्लॉइड की भी होती है, डिप्लॉइड की भी होती है। एनिमल्स में इस हैप्लॉइड की माइटोसिस नहीं होती। बेटा अगर मैं एल्गी वाला तेरे को फिर से समझाऊंगा तो प्लांट किंगडम समझाना पड़ेगा, पर एक बार कोशिश करता हूं। एल्गी का ये धागा होता है, एल्गी हैप्लॉइड होती है, उसने माइटोसिस करके गैमेट बनाए, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बना। अगर ब्रायोफाइट होता तो इस जाइगोट की माइटोसिस हो जाती। इसका मतलब डिप्लॉइड की माइटोसिस होती है प्लांट्स में। अब यहां जाइगोट की मियोसिस से स्पोर बन गए। स्पोर क्या होते हैं और गैमेट में क्या फर्क है? ये भी हैप्लॉइड होते हैं, ये भी हैप्लॉइड होते हैं, पर ये करते हैं फर्टिलाइजेशन गैमेट। स्पोर क्या करते हैं? माइटोसिस करके ये बनाते हैं, जिसे जर्मिनेशन कहते हैं। तो हम ये देख पा रहे हैं कि ये देखो हैप्लॉइड की माइटोसिस, ये देखो हैप्लॉइड की माइटोसिस, ये देखो डिप्लॉइड की माइटोसिस। तो प्लांट के केस में माइटोसिस हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों की हो रही है। एनिमल के केस में सिर्फ माइटोसिस डिप्लॉइड की हो रही है। मुझे ऐसा लगता है ये वर्ड मैंने 10 बार रिपीट कर दिया। प्रभु एक बच्चा कह रहा है सर आपने ऊपर लिखा है कि, अरे भाई क्या पढ़ते हो यार तुम, क्या पढ़ते हो? ये ऊपर का नीचे से क्या लेना देना है? ऊपर तो मैंने एक जनरल बात बताई है कि माइटोसिस हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों में हो सकती है और मियोसिस सिर्फ डिप्लॉइड में होती है। अब मैं नीचे एक्सप्लेन कर रहा हूं इस बात को कि एनिमल्स में हैप्लॉइड में नहीं होती माइटोसिस और प्लांट में दोनों में होती है। अब तू कह रहा है सर यहां ये लिखा हुआ है, क्या कर रहे हो यार? बताओ क्या कर रहे हो? आ रहा हूं बेटा, NH12 पे भी आऊंगा, अभी छोड़ दे। आपकी एनसीईआरटी में आपको समझना है, क्लियरली मेंशन है कि एनिमल्स में एक्सेप्शन छोड़ दें, एनिमल्स में हैप्लॉइड की माइटोसिस नहीं होती, पर माइटोसिस हैप्लॉइड सेल में हो सकती है जैसे प्लांट। ये बात लिखी है यहां पर। अब ठीक है। अच्छा, जिन बच्चों को हल्का डाउट रह गया वो कहां से आएगा? यहां से आ जाएगा जब प्लांट किंगडम पढ़ेंगे। पर याद रखो कि यदि कोई चीज हैप्लॉइड है, एल्गी हैप्लॉइड होती है, तो वो गैमेट कैसे बनाएगी? गैमेट भी हैप्लॉइड होते हैं माइटोसिस से। तो हो तो रही है प्लांट में हैप्लॉइड में माइटोसिस। एनिमल में, ह्यूमन में क्या स्पर्म की माइटोसिस होती है? नहीं, वो तो मियोसिस से बनता है, आगे माइटोसिस नहीं करता। ठीक है। नहीं, ये ऊपर वाली बात जनरल लिखी हुई है, एक जनरल बात है कि माइटोसिस कहां होती है, मियोसिस कहां होती है। ठीक है, नीचे एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, चलिए नोट करिए, जल्दी से आगे चलेंगे। आप में से जो बच्चे क्लास लाइव हैं प्लीज ध्यान रखिएगा, कल आपकी 10:45 पे क्लास लगाई जाएगी। बेटा कल केमिस्ट्री की क्लास की जगह मैं ले लूंगा ना, वो स्लॉट खाली है। उससे क्या फायदा होगा? किसी और दिन मैं दे दूंगा, उससे तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। मुझे एक चीज बता, सिंपल सा लॉजिक है, कितने कितने महीने हैं? 6 महीने हैं। सर सिलेबस भी तो कराना है, बिल्कुल कराना है, प्रोटेस्ट भी हो गया, पेपर लीक भी हो गया, सब हो गया। उसको असल में झेलेगा कौन? 27 वाला। ये सबको नहीं पता बात अभी। हाँ बिल्कुल। 1 PM पे बेटा MD सर की क्लास है ना मेरी कल भाई। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे में बायो की, बॉटनी की क्लास नहीं होती, 1 बजे MD सर की क्लास है। हाँ, किसको किसको डाउट है? मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मैं मिलूंगा आपको, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे MD सर मिलेंगे। अब थर्सडे फ्राइडे में 2 दिन अगर सर्वेश सर नहीं है तो मैं उनकी ले लेता हूं, कोई किसी दिन मैं उनको अपनी क्लास से क्या होगा,
वो स्लॉट खाली नहीं जाएगा। उससे आप बेटा अभी जस्ट खुला है सिलेबस, अगर यही चीज मई में हो रही होती तो मैं नहीं लेता, मैं सच बता रहा हूं नहीं लेता, क्योंकि अभी खुला है, एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन मैं देख पा रहा हूं हम जुलाई में हैं, हमें 27 के पेपर के लिए आपको पढ़ाना भी है। हाँ ठीक है, चलिए आ जाइए। अब हम आ गए हैं एनसीईआरटी की उस लाइन पे दोबारा, अब पढ़ो इसको क्या कह रहा है। एनसीईआरटी कह रही है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि एनिमल्स में क्या होता है, एनिमल्स में माइटोसिस कहां होती है बताओ, माइटोसिस अकर इन डिप्लॉयड सेल। भाई मियोसिस तो डिप्लॉयड में होती है, सेल ओनली, नॉट इन हैप्लॉयड सेल, यही बात आपको पढ़ा रहा था। पर एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन इसने बनाया है क्या, हनी बी में मेल। अगर आप देखेंगे कि जो हनी बी होता है उसका मेल हैप्लॉइड होता है, कैसा होता है, उसमें 16 क्रोमोसोम होते हैं। अब आप मुझे सोच के बताओ कि वो स्पर्म कैसे बनाएगा। मेरे पास हनी बी का मेल हैप्लॉइड है तो उसको स्पर्म कैसे बनाएगा। अभी हमने पढ़ा कि कोई भी गैमेट अगर मुझे बनाना है, अगर कोई हैप्लॉइड है तो उसको उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, माइटोसिस। तो हम ये कह रहे हैं, यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा है मेल हनी बी। तो मेल हनी बी जो है उसमें 16 क्रोमोसोम होते हैं, वो खुद हैप्लॉइड होता है, तो वो माइटोसिस करके, क्या हो गया ये, कहां चला गया ये? अच्छा एक सेकंड दो बस। एक सेकंड दो। अब ठीक है। हाँ अब मुझे बताओ, मैंने यहां पर पीछे क्या पढ़ाया आपको, एल्गी खुद हैप्लॉइड थी, गैमेट बनाने के लिए माइटोसिस करी। हनी बी जो होता है, हनी बी जो होता है उसका मेल हैप्लॉइड होता है, तो माइटोसिस करके स्पर्म बनाएगा। सही है, ये एक्सेप्शन है। और प्लांट के केस में क्या होता है, प्लांट के केस में क्या होता है बताओ, प्लांट्स में, हाँ भाई प्लांट्स में क्या होता है, माइटोसिस किस में होती है, प्लांट के केस में माइटोसिस किस में होती है बताओ, माइटोसिस अकर इन बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल। क्या ये बातें समझ में आ रही है। उसके लिए ये वाली जो चीज लिखी हुई है ना, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे प्लांट किंगडम में। क्या इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है बेटा, क्लियर है, ठीक है। लिख लिया इतना।
चले बेटा करें, ठीक है, क्लियर है। अरे क्या हो गया ये, अच्छा एक खास चीज बताता हूँ आपको। अब हमारे कुछ कुछ बच्चे जो हमने पढ़ाए थे वो पीजी में जाने लगे हैं, है ना। जिसे मैं आपको रियलिटी थोड़ा सा समझाता हूँ। ठीक है, अभी एक बच्चे से मेरी बात हो रही थी व्हाट्सएप पे। अच्छा मैं बातें करता रहता हूँ ऐसे ही। तो वो अभी प्लास्टिक सर्जरी कर रहा है एम्स ऋषिकेश में, है ना। वहाँ पे कुछ सर्जरी में कर रहा है, ठीक है। और वहाँ पे एक और बच्ची अभी इस साल गई है एम्स में, एमडी होता है ना गायनी में, ऑब्स गायनी कहते हैं उसे। हाँ, तो अब क्या है, पीजी में आने लगे हैं। जैसे अगर मान लो मैं कहता हूँ मैं 2009 से पढ़ा रहा हूँ, तो बहुत सारे बच्चे अब पीजी खत्म होने लग रही है, पीजी में आने लग रहे हैं, है ना। तो अब वो मतलब काफी सारे बच्चे उधर आ गए। हाँ, चलें आगे, चलें चलें। बेटा एनिमल वाला मैंने समझा दिया है, मैंने 5 बार समझाया, अब मैं रिपीट कर रहा हूं। सिर्फ डिप्लॉयड सेल में एनिमल में होता है, हैप्लॉयड में नहीं होता। सिर्फ डिप्लॉयड सेल में एनिमल में होता है, हैप्लॉयड में नहीं होता, ठीक है। और उसकी एक्सेप्शन है हनी बी, जिसमें हनी बी में क्या होता है, हनी बी में मेल जो है, मेल इज हैप्लॉयड एंड ऑल्सो शो माइटोसिस, हैप्लॉयड इन हनी बी। और वो क्या शो करता है, एंड शो माइटोसिस, एंड शो माइटोसिस। क्लियर है, चलिए। ठीक है, सर्वे सर को बोल दिया मैंने। ठीक है बेटा, चले आगे। एमबीबीएस में स्कॉलरशिप मिलता है बेटा, पीजी एमबीबीएस में नहीं मिलता। पीजी जब आप करने लगते हो ना, तब आपको कुछ पैसे मिलने लगते हैं। आ जाओ, चलो एम फेज पढ़ेंगे। एम फेज का क्या मतलब होता है वो पढ़ेंगे। अब यहां से बेसिक बेसिक फीचर है, कुछ चीजें। माइटोसिस पढ़ने जा रहे हैं। इसका दूसरा नाम होता है माइटोसिस, है ना, अदर नेम होता है माइटोसिस। और इसका एक और नाम है, एक और नाम है इसका रिडक्शन डिवीजन, नहीं इक्वेशनल डिवीजन। क्यों बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, ये असर्शन रीजन में आ सकता है। चलें करें, स्टार्ट करें, करें स्टार्ट करें माइटोसिस को पढ़ना। हाँ, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 1 बजे से आपकी एमडी सर की है। हाँ, 1 लाख मिलता होगा। 1 लाख कुछ होता नहीं है बेटा, पर जो एमबीबीएस करके पीजी कर रहे होते हैं उसमें उनको बहुत खर्चे भी होते हैं, आपको नहीं पता है शायद, है ना। हाँ, ठीक है। हाँ, चलिए आइए, हम लोग एम फेज के बारे में पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी तक मैंने क्या पढ़ा है आप समझो ध्यान से। मैंने आपको ये पढ़ा है कि सेल साइकिल में 4 फेज होते हैं। पहले तो 2 फेज में डिवाइड करते हैं, इंटरफेज और एम फेज में। इंटरफेज की पूरी डिटेल पढ़ी हमने, एक पढ़ा ड्यूरेशन, एक पढ़ा कौन कौन से चेंजेस होते हैं। मैंने आपको क्लियरली बताया था सबसे ज्यादा साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ जीवन में होती है, पर जी2 में भी होती है। जीवन में अलग प्रोटीन बनती है, एस में अलग बनती है, जी2 में अलग बनती है। जी2 में बनती है ट्यूबुलिन, एस में बनती है कौन सी, याद करो, याद करो। एस में कौन सी बनती, क्या हो रहा है यार आज थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है, 1 मिनट देना बस मुझे। ठीक है, एक सेकंड देना। ठीक है, अब ठीक है, पढ़ें। हाँ, ठीक है, पढ़ दें, ठीक है। अब इसके बाद क्या है बेटा, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से। मैंने आपको क्या क्या बताया था उस पर पूरा फोकस करते हैं। फिर मैंने आपको G1 S G2 की बात करी थी। उसके बाद मैंने आपको बताया अमाउंट ऑफ डीएनए कैसे चेंज होता है।
G1 फेज में अमाउंट ऑफ डीएनए 2C था, G2 में कितना था 4C। ये सारी चीजें बताई आपको, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। क्रोमोसोम नंबर चेंज होते नहीं होते। अब मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूं, मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं माइटोसिस। माइटोसिस से क्वेश्चन आते हैं, मियोसिस से आते हैं, इस चैप्टर से 4-5 क्वेश्चन आते हैं, तो कोई ना कोई क्वेश्चन माइटोसिस से जरूर आता है। तो सबसे पहले हम एम फेज को हम एक और नाम देते हैं माइटोसिस या इक्वेशनल डिवीजन। सबसे पहला फीचर में आपने जो पीछे पढ़ा है उसी बात को लिख देता हूं। पहला फीचर में क्या लिखूंगा, अकर इन कौन से सेल्स में होगा, अकर इन बताओ, बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल। पहला फीचर समझ में आ रहा है, बेसिक फीचर में ये दोनों तरह के सेल्स में होता है, हैप्लॉइड में भी होता है, डिप्लॉइड में भी होता है। दूसरा, इसमें क्या होता है बेटा, जब जब क्रोमो, जैसे मान लेते हैं मेरे पास एक सेल है जिसकी माइटोसिस हो रही है, अगर उसमें 46 क्रोमोसोम है, उससे अगर 2 सेल बनते हैं, दोनों में 46 रह जाते हैं, तो इसका मतलब क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होते। आपने पढ़ा भी है ना कि हमने देखा है कि मान लो नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं बदल रहे होते सेल साइकिल में, तो माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होते। मेरी बात समझ पा रहे हो, क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होते। तो सबसे पहले इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं नोन एज, इसको नाम देते हैं हम लोग क्या, इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल, वाई इट इज नोन एज इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि इसमें क्या होता है बेटा, इसमें क्या होता है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो चेंज नहीं होते। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेरेंट सेल, क्रोमोसोम इन पेरेंट सेल एंड 2 डॉटर सेल, 2 डॉटर सेल में सेम होगा, नॉट चेंज। तो जब माइटोसिस होती है तो पेरेंट सेल और डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहता है, सेम रहता है। सही है। तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है बेटा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले हमने बोला ये हैप्लॉइड डिप्लॉइड दोनों में हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने बोला इसको इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। दूसरा क्या होता है बेटा, आप एक चीज समझो ध्यान से, सेल डिवीजन या कोई भी प्रोसेस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। हमने चेंजेस को फेजेस का नाम दिया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि जैसे सेल डिवीजन जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सेल डिवीजन जो है ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस का क्या मतलब होता है, लगातार चलने वाला प्रोसेस है। हमने क्या किया है, हमने चेंजेस को फेजेस का नाम दिया है। चेंजेस आर गिवन नेम ऑफ फेजेस। उनको क्या नाम दिया बेटा बताओ, उनको क्या नाम दिया, चेंजेस आर, चेंजेस जो है उन्हीं को हमने क्या नाम दिया है, चेंजेस आर गिवन नेम एज फेज। अब हमारे पास क्या है, ध्यान से सुनेंगे, अब हमारे पास क्या है, माइटोसिस में 2 चीजों में चेंज होता है। पहला, साइटोप्लाज्म 2 सेल में बढ़ता है। दूसरा, न्यूक्लियस में डीएनए 2 हिस्सों में जाता है, क्रोमोसोम आधा करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे माइटोसिस में क्या होता है, रीऑर्गेनाइजेशन होती है। क्या होता है बेटा हमारे पास, माइटोसिस में क्या होती है, हम यहां पे लिख रहे हैं रीऑर्गेनाइजेशन। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ किसकी, ऑफ साइटोप्लाज्मिक एंड मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के मटेरियल की और साइटोप्लाज्म की क्या होती है, रीऑर्गेनाइजेशन होती है। क्या होती है, रीऑर्गेनाइजेशन होती है। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है मैंने क्या बोला है बेटा, मैंने ये बोला है कि साइटोप्लाज्म और जो न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल है वो 2 सेल में बढ़ता है, उसको हम कह रहे हैं रीऑर्गेनाइजेशन होती है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताता हूं, एनसीईआरटी इसको ऐसे स्टार्ट करती है कि हम क्या करते हैं, इसको 2 फेज में पढ़ते हैं। 2 फेज का मतलब क्या हुआ, हम लोग क्या करते हैं, देखो कुछ कुछ बेसिक सी चीजें बताई है। ये हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों में होता है। इसको हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, क्योंकि पेरेंट सेल डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम आएगा। मान लेते हैं ह्यूमन का सेल है, इसकी माइटोसिस होगी, तो जिस सेल की माइटोसिस हो रही है उसमें 46 क्रोमोसोम है, और जो 2 सेल बनेंगे उसमें भी 46 ही आएंगे। दूसरा, हम कह रहे हैं सेल डिवीजन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। चेंजेस आर गिवन नेम एज फेजेस। फेजेस का नाम हमने दिया है, मतलब जैसे अब मैं माइटोसिस को 2 फेज में डिवाइड करूंगा, एक कैरियोकाइनेसिस, एक साइटोकाइनेसिस। तो ये जो नाम है ना, ये हमने दिया है, हमने चेंजेस को नाम दिया है फेजेस का।
क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? ठीक है, यहां तक क्लियर है? बताओ बेटा, यहां तक क्लियर है? बताओ, जल्दी बताओ, यहां तक क्लियर है? नहीं, तृप्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चे। अगर आप ध्यान से समझ रहे हैं तो आपको हिंदी शब्दों की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं लगभग चीजें हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक बार चीजें समझ लो, खुद से रीड करना फिर एनसीईआरटी। यस, यहां तक क्लियर है? डी पॉइंट रिपीट कर दीजिए। रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? जब कोई सेल डिवाइड करता है, कोई सेल डिवाइड करता है तो उसके न्यूक्लियस की चीज दो सेल में बट रही है, दो सेल के न्यूक्लियस में बट रही है और साइटोप्लाज्म बट रहा है। तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, मतलब इस पेरेंट सेल, इसको क्या कहते हैं? पेरेंट सेल। तो पेरेंट सेल जो है, पेरेंट सेल से न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की चीजें इसमें बट रही, इन्हें कह रहे हैं दो डॉटर सेल। यहां तक क्लियर है? पहले ये बता दो। ठीक है, आगे चल रहे हैं। आदर्श एनसीईआरटी नहीं पढ़ पा रहा हूं तो इसके लिए एनसीईआरटी खोलना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है, नोट्स ध्यान से बना। देख, एनसीईआरटी तुझे कैसी पढ़नी है मैं बताता हूं। तुम में से बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, जैसे ही चैप्टर में आज पढ़ा, आज जाके एनसीईआरटी पढ़ेंगे। नहीं, अगर आपने पहले एनसीईआरटी नहीं पढ़ी हुई है तो आपका सिंपल सा लॉजिक क्या करना, आपने पहले ये चैप्टर पढ़ेंगे मेरे साथ, उस नोट्स को याद करेंगे जो मैं साथ के साथ लिखवा रहा हूं, नोट्स याद करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पहले, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ेंगे। कि उससे क्या होगा, तब आप एनसीईआरटी को समझ रहे होगे। अभी क्या करोगे, सिर्फ रीड करोगे। क्लियर है? आदर्श, प्रॉब्लम सॉल्व। एनसीईआरटी कब पढ़नी है पता चला सबको? मैं साथ के साथ कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, लेकिन एनसीईआरटी जब पढ़नी है हमें, जब हमें सब याद हो गया है। उससे एनसीईआरटी पढ़ते वक्त हमें क्या लगेगा, अच्छा इसका ये मतलब है, ये तो मुझे पता है। समझ आ रहा है? एनसीईआरटी पढ़कर सीखना नहीं है, बस एनसीईआरटी की लाइनों को समझ लेना है कि अगर ऐसी लाइन आई तो मैं क्या मतलब निकालूंगा। एनसीईआरटी तुम्हें पढ़ के सीखना है, तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा। क्लियर? हाँ, अब्बास बेटा, फिर से का क्या मतलब होता है? मैंने पूरी स्लाइड लिख दी है ना, उसके बाद तुमने लिख दिया फिर से, तो मैं ये पूरा एक्सप्लेन करूं? आपको कोई पॉइंट समझ, एक बच्चे ने डी पॉइंट लिखा तो वो मैंने बता दिया, आप फिर से लिखोगे तो उसका कोई भी यूज नहीं है। पहले समझ लो हम पढ़ क्या रहे हैं, माइटोसिस पढ़ रहे हैं। माइटोसिस कोई एम फेज कहते हैं, इसे इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। इक्वेशनल मतलब इक्वल। तो जिस सेल की माइटोसिस कर रहे हो और जो दो सेल बनते हैं वो बराबर होते हैं। न्यूक्लियस की चीज और साइटोप्लाज्म की दोनों चीजें बढ़ती हैं, वो ये पॉइंट है। ठीक है, और हम ये कह रहे हैं कि सेल डिवीजन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को फेजेस हमने बनाया। यस, सी पॉइंट पढ़ क्या लिखा है मैंने अगर तूने पुरानी क्लास छोड़ी है इसका मतलब, सी पॉइंट पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया है। मैंने कहा है कि सेल डिवीजन एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है, उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। उन चेंजेस को हमने क्या नाम दिया है, फेजेस का। मतलब क्या हुआ, जैसे हमने एक्सप्लेन भी किया था आपसे, आपकी एज लगातार बढ़ती है, उस एज में जो बदलाव होते हैं उसके हिसाब से आप एज लिखते हो यंग एज, एडल्ट एज, है ना उसके हिसाब से। नहीं नहीं बेटा, हिंदी इंग्लिश नहीं करनी है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी कब पढ़नी है बताया मैंने आपको। एनसीईआरटी आपने, आपके नोट्स में पूरी एनसीईआरटी है, तो अगर आपको अपने नोट्स याद हो गए तो एनसीईआरटी याद हो गई। एनसीईआरटी को सिर्फ समझने के लिए पढ़ना है कि क्या मुझे वो लाइनें समझ में आ रही हैं, याद थोड़ी रखनी है सारी बातें, साथ ही तो नोट्स में है ना। हाँ अंशु, मैंने फोर्थ स्टेटमेंट कर दिए। नीट एडवांस के क्वेश्चन कब लगाओगे? पहले आप ये चैप्टर खत्म कर रहे हैं, उसके साथ साथ कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आप उसके साथ नोट्स याद कर रहे हैं। पहले किसी बुक से कोई कोई स्टडी मटेरियल आपके पास पड़ा है, कुछ भी पड़ा है लगा लो, उसके बाद नीट एडवांस लगाओ लास्ट में, उसके बाद चाहो एनसीईआरटी पढ़ लो। बेस्ट तरीका ही है।
ठीक है, ठीक है बेटा, चले आगे, चलो आगे चलते हैं बेटा। ठीक है, आगे कर रहे हैं बेटा, बेसिस ऑफ माइटोसिस। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा, बेसिस ऑफ माइटोसिस पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, चले आगे करें बेटा, आगे करें बच्चे, लैग हो रहा है, एक बार देख ले कर, तेरे को यहां तक समझ में आ गया, पहले ये वाला बेसिस ऑफ माइटोसिस समझ ले, बेसिक्स क्या है, बेसिक्स पढ़ रहे हैं, बेसिक्स, बेसिक्स ऑफ माइटोसिस का ये डायग्राम बना लो ताकि आपको भी पता रहे कि हम पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले मुझे बताओ ये कौन सा फेज का है, जीवन का, G2 का कौन सा ही है, ये जीवन फेज का है, ये G2 फेज का है, ये डिप्लॉइड सेल है, इसमें कितने क्रोमोसोम है, 6, ये डिप्लॉइड सेल है, इसमें क्रोमोसोम नंबर क्या है, 6, तो इस एरो पे क्या लिखूंगा, एस फेज लिखूंगा, यस और नो, यहां तक ठीक है, जल्दी बताओ, यहां तक ठीक है। आदर्श में पढ़ता हूं, भूल जाता हूं, दोबारा पढ़, फिर पढ़ता हूं, फिर भूल जाता हूं, दोबारा पढ़, समझ इस बात को, और कोई तरीका नहीं है, इसकी कोई दवाई नहीं आती, कोई ट्रिक नहीं आती। अब तुम क्या होता है कि मैं बताता हूँ, सबसे ज्यादा ट्रिक चलती है मार्च में, जब मई में पेपर आने वाला होता है, ये चीज तुम ऐसे कर लो, ट्रिक के चक्रों में मत पढ़ो, फंस जाओगे, चीजों को समझने की कोशिश करो, याद होती है फिर। ठीक है, बेटा बायो में टॉपिक वाइज पीवाईक्यू हेल्प नहीं करते, क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं। अब इधर आओ जरा, अब हम क्या करेंगे, हम लिख रहे हैं एम फेज, एम फेज का मतलब क्या होता है, माइटोसिस। अगर आपको मेरी बात समझ में आ जाए तो आपको यह भी समझ में आ जाएगा, जीवन फेज में मेरे पास अमाउंट ऑफ डीएनए 2C होता है, और डीएनए ही दिखता है बेटा, अमाउंट ऑफ डीएनए क्या होता है, 2C होता है, और वो किसका होता है, क्रोमेटिन का, किसका होता है, क्रोमेटिन का। अब G2 फेज में मेरे पास क्या हो जाता है, 4C, सही है, और वो किसका है, क्रोमेटिन का। ठीक है, वो ऐसा दिखेगा अगर दिखता तो। अब मैं कर रहा हूं एम फेज, एम फेज के बाद ध्यान से देख बच्चे, एम फेज के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके का दिखने वाला है मुझे, ये देखो ध्यान से, एम फेज के बाद मुझे कुछ इस तरीके का दिखने वाला है। क्या मतलब है इस बात का, समझो, इस बात का ये मतलब है, ये समझो ध्यान से, इस बात का ये मतलब है, ठीक है, एम फेज माइटोसिस, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, एम फेज हमारे पास माइटोसिस है, उसमें मुझे क्या दिखने वाला है मैं आपको समझाता हूं, उसमें मुझे ये दिखने वाला है ऐसा, समझ में क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं बेटा कि हमारे पास जो G2 में क्रोमोसोम होता है, जिसमें 2 क्रोमेटिड होते हैं ऐसे, इन दोनों में से एक क्रोमेटिड एक सेल में चला जाएगा और दूसरा दूसरे सेल में। कितने लोगों को ये बात समझ में आई, कितने लोगों को बात समझ में आई है। मेरे पास मान लो ये क्रोमोसोम है G2 फेज का, ये कौन से फेज का क्रोमोसोम है, G2 फेज का क्रोमोसोम है, सही है ना, तो उसमें से एक इस सेल में चला जाएगा और दूसरा इस सेल में चला जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है, ये दोनों अलग अलग सेल में चले जाएंगे, ये दोनों क्या है,
अलग अलग सेल में चले जाएंगे। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं बेटा। हम लोग माइटोसिस पढ़ रहे हैं। माइटोसिस को अपने दिमाग में ऐसे बिठाना है, सबसे पहले आप समझो G1 और G2 फेज में क्रोमोसोम नहीं दिखेंगे, अगर दिखेंगे तो ऐसे दिखते। तो दिखता क्या है सर? क्रोमेटिन दिखता है। अब जो क्रोमोसोम दिखे हैं ना, उनको ऐसे बीच में से अलग किया जाता है। तो एम फेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम के क्या अलग होते हैं बेटा? सिस्टर क्रोमेटिड अलग होते हैं। कौन अलग हो रहा है? सिस्टर क्रोमेटिड अलग होते हैं। अब ये जो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं ना, इनकी जीन सेम होती है। मतलब क्या हुआ? जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है ना, यहां पर देख, मेरी बात सुन ध्यान पे। ये जो सिस्टर क्रोमेटिड है, ये वाला, मेरी तरफ देख बेटा, ये जो सिस्टर क्रोमेटिड है, ये वाला और ये वाला, सिस्टर क्रोमेटिड्स की जीन सेम होती हैं। सिस्टर क्रोमेटिड्स पे क्या सेम होती हैं? जीन सेम होती हैं, बिल्कुल सेम है। मान लेते हैं यहां रेड आई की जीन है, तो यहां भी रेड आई की जीन है, इसका मतलब सेम जीन होती है। अब उनको बीच में से तोड़ के दोनों सेल में डालूंगा, तो क्या ये दोनों सेल, इनमें जीन सेम होगी कि नहीं होगी? बताओ। अब मुझे बताओ इसमें कितने क्रोमोसोम थे? यहां पर ये देख बेटा, यहां पर कितने क्रोमोसोम थे? 6 थे। अब यहां पर कितने आ गए सर? यहां भी 6 आ गए। तो ये है मेरे पास पेरेंट सेल, ये है मेरे पास पेरेंट सेल, ये मेरे पास डॉटर सेल है। तो पेरेंट सेल और 2 डॉटर सेल, पेरेंट सेल और 2 डॉटर सेल, ठीक है। पेरेंट सेल और 2 डॉटर सेल है। पेरेंट सेल और ये मेरे पास क्या है? 2 डॉटर सेल है। इनमें देख लो क्या चीजें हैं, आपको समझ में आ जाएगी। मतलब मैं ये कह रहा हूं बेटा, मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात समझ ध्यान से। मैं ये कह रहा हूं तेरे से कि मेरे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्यों सेम रहते हैं? क्योंकि ये बीच में से अलग हो जाते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर क्रोमेटिड में जीन सेम होती है, इसीलिए जो जीन इस सेल में होगी, जो वो जीन इस सेल में होगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं ये आपका स्किन सेल है। अब इस स्किन सेल से आपने माइटोसिस करके 2 सेल बनाए। मान लेते हैं कोई 2 सेल बनाए, ये 2 सेल बन गए। तो इन दोनों सेल की जीन सेम होगी। इन दोनों सेल की क्या है? जीन सेम है। इसका मतलब यह है कि माइटोसिस ऐसे सेल बनाती है जो जेनेटिकली सेम होते हैं। हमारी बॉडी के सारे सेल जाइगोट की माइटोसिस से बने हैं। तुम्हारी बॉडी के सारे सेल जाइगोट की माइटोसिस से बने हैं, उस एक सिंगल सेल से। हर बार क्या हुआ? हर बार डीएनए डबल हुआ, 2 क्रोमेटिड बने, और वो दोनों क्रोमेटिड अलग होके चले गए। आपको इतनी बात समझ में आ रही है? बच्चे, मुझे लंबे समय तक याद नहीं रहता। मुझे एक चीज बता, कौन सा ऐसा टीचर है जिसको अपने 6th क्लास का सिलेबस याद होगा? कोई भी नहीं होगा, मैं भी नहीं होऊंगा। मैं क्यों भूल गया? लॉजिकली बात है ना, बिना रिवीजन के तो चीजें याद ही नहीं रहेंगी। आप लोग आज भी वही चीजें खोज रहे हो जो एग्जिस्ट नहीं करती हैं। आज भी आप वही खोज रहे हो जो रियल नहीं है। छोटे नोट्स, ये सब बाद की बातें हैं। सबसे पहले मुझे समझ आना चाहिए टीचर का। दूसरी बात, जो मैं नोट्स बना रहा हूं, मुझे वो याद है कि नहीं, वो नोट्स याद करने हैं। अगर मुझे नोट्स याद करे बिना क्वेश्चन, कई बच्चों की हैबिट क्या होती है, समझ आ गया सीधे क्वेश्चन कर लिए, उनको 70% से ज्यादा आता ही नहीं है। फिर बिना नोट्स याद करे क्वेश्चंस मत किया करो बैठ के। जैसे आज के भी क्वेश्चन करने इस टॉपिक के, तो पहले इसके नोट्स याद कर लो फिर करो। डन है? एक बच्चा कह रहा है सर इन दोनों डॉटर सेल में अलग, भाई ये वाला क्रोमेटिड इसमें चला गया और ये वाला इसमें चला गया, इससे क्या हुआ? जब ये और ये जीन सेम थी, तो इसका मतलब इसकी और इनकी जीन सेम नहीं होंगी। शुभम गुप्ता, बहुत रिपीट कर रहा हूं बेटा, माफी चाहूंगा। तुम जब तक कुछ खा पी लो, पहले इसको बनाओ जल्दी से सारे। अगर ये बना लिया, माइटोसिस पे जा रहे हैं, जल्दी आ जाओ। माइटोसिस के स्टेप्स पढ़ने जा रहे हैं, जल्दी करो, जल्दी जल्दी फास्ट। लिख लिया सबने?
चले आगे बेटा, चले आगे। यस, मैंने क्या बोला है, मैंने कहा है कि इन दोनों में से एक इस सेल में जाएगा, और ये डबल कब हुआ था, एस फेज में डबल हुआ था। तो क्या सर G1 और G2 में क्रोमोसोम दिखते नहीं, क्रोमैटिन दिखते हैं। क्रोमोसोम दिखेंगे एम फेज में ही। अब पढ़ा रहा हूं एम फेज आपको डिटेल। आ जाओ एम फेज की बात करते हैं। हम लोग सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, स्टेप्स इन माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस के पहले दो स्टेप हैं, कौन कौन से, पहले दो स्टेप हैं। पहला स्टेप, न्यूक्लियस को डिवाइड करेंगे, उसको कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। अब कितने लोगों को यह बात समझ में आ रही है कि काइनेसिस का मतलब डिवीजन होता होगा, और अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं साइटोकाइनेसिस तो इसका मतलब भी डिवीजन होता होगा। तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब है हमारे पास न्यूक्लियस की डिवीजन। कैरियोकाइनेसिस का क्या मतलब है, हमारे पास किसकी डिवीजन, न्यूक्लियस की डिवीजन। किसकी डिवीजन, न्यूक्लियस की डिवीजन। यस, और साइटोकाइनेसिस का क्या मतलब है, ध्यान देंगे बेटा। साइटोकाइनेसिस का क्या मतलब है, ध्यान देंगे। साइटोकाइनेसिस का मतलब है साइटोप्लाज्म की डिवीजन। साइटोप्लाज्म की डिवीजन, उसको हम कह रहे हैं साइटोकाइनेसिस। क्लियर है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, साइटोकाइनेसिस बोल रहे हैं। क्लियर है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, साइटोकाइनेसिस बोल रहे हैं। क्लियर है, ये किसके स्टेप्स है, माइटोसिस के स्टेप्स हैं। किसके स्टेप्स हैं, माइटोसिस के स्टेप्स हैं। यहां तक समझ में आ रही है। अब हम बात करते हैं बेटा कैरियोकाइनेसिस की। मेरी मेरी बात ध्यान से सुनना। अब कैरियोकाइनेसिस के 4 स्टेप होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये 4 स्टेप है। कैरियोकाइनेसिस का पहला स्टेप ये है, फिर ये है, ऐसे करके 4 स्टेप है। तो कैरियोकाइनेसिस का फर्स्ट स्टेप है प्रोफेज, सेकंड मेटाफेज, थर्ड एनाफेज और फोर्थ टीलोफेज। ठीक है, क्लियर है, सही है। अब मैं आपसे कुछ कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, फिर इनको इसको शॉर्ट में कैसे याद करोगे, शॉर्ट में याद करोगे पीमेट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अच्छा, जो मैं बात आपसे बोलने जा रहा हूं आप समझो ध्यान से। अब हमें क्या करना है, सेल डिवीजन करनी है। सेल डिवीजन को एम फेज कहते हैं। एम फेज में हमारे पास 2 फेज हैं, एक न्यूक्लियस डिवीजन, एक साइटोप्लाज्म डिवीजन। न्यूक्लियस की जो डिवीजन होती है उसको कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, उसके ये 4 फेज हैं। अगर इसका सीक्वेंस पूछता है तो सीक्वेंस आपको पता है कि प्रोफेज, उसके बाद मेटाफेज, फिर आता है एनाफेज और फिर आता है टीलोफेज, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है। इन चारों फेज में सबसे लंबा फेज होता है प्रोफेज। लंबा मतलब टाइम को लेके कह रहा हूं। इन सब में सबसे छोटा फेज कौन सा होता है, एनाफेज। सबसे कम टाइम क्या है, एनाफेज में लगता है। ठीक है, इनमें से 2 फेज ऐसे हैं जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। तो क्रोमोसोम कहां होते हैं, साइटोप्लाज्म में। वो 2 फेज कौन से हैं, मेटाफेज हम आगे पढ़ेंगे और एनाफेज में। मेटाफेज और एनाफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाती है, हमारे पास कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। इस वजह से मेरे पास क्रोमोसोम कहां होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं। क्लियर है कि नहीं। अब साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, पहले समझो। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है साइटोप्लाज्म डिवाइड करना और ऑर्गेनल्स को 2 सेल में बांट देना। साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना एंड ऑर्गेनल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना 2 सेल में, क्योंकि न्यूक्लियस डिवाइड हो गया। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, ध्यान से सुनेंगे। मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं, फर्स्ट फेज ऑफ माइटोसिस, मेरे पास ऑप्शन है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा है मेरे पास प्रोफेज। क्या मार्क करोगे, क्या मार्क करोगे, कोई ऐसा है जो बी मार्क कर रहा है, नहीं बेटा आफ्टर टीलोफेज होती है। कोई ऐसा है जो बी मार्क करना चाहे, मेरी बात समझ ध्यान से। मैं तेरे से पूछूं तुम कहां हो, तुम कहोगे सर मैं इस वक्त ना यूपी में हूं। मैं पूछूं यूपी में कहां, मुरादाबाद में। कौन सा आंसर ज्यादा ठीक है, जिसमें ज्यादा स्पेसिफिक हम बता रहे हैं।
तो अगर दोनों ऑप्शन में हो तो जिसमें ज्यादा क्लियर पता चल रहा हो उसको आंसर लेते हैं। आंसर दोनों ठीक है, पर ज्यादा क्लियर वो होगा जिसमें, ज्यादा सही वो होगा जिसमें क्लियर पता चल रहा हो। इसीलिए हम कहते हैं कि फर्स्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस या फर्स्ट फेज ऑफ एम फेज भी मेरे पास क्या आएगा, प्रोफेज ही आएगा। भाई ऐसा थोड़ी कि कैरियोकाइनेसिस कुछ और है, कैरियोकाइनेसिस को ही 4 फेज में डिवाइड किया हुआ है। मान लो मैं आपसे ही कहता हूं कैरियोकाइनेसिस जो है वो 40 मिनट का है, ठीक है, तो 40 मिनट में ये चारों फेज होंगे ना, ऐसा थोड़ी कैरियोकाइनेसिस के अंदर कुछ और भी है, फिर नहीं। तो प्रोफेज पहला स्टेज एम का भी है और कैरियोकाइनेसिस का भी है, लॉजिकली ऐसे देख रहे हैं। अच्छा, अगर मैं माइक्रोस्कोप में सेल देख रहा हूं, माइक्रोस्कोप में सेल ऑब्जर्व कर रहा हूं, किसके, अनियन के टिप के। अनियन के टिप पर क्या होती है, माइटोसिस होती है, ठीक है। तो वेरी लेस चांस है, वेरी लेस चांस है कि ये फेज विजिबल हो। मेरे पास ऑप्शन है G1 प्रोफेज, एनाफेज, टीलोफेज। कौन से फेज के दिखने के सबसे कम चांसेस हैं, एनाफेज के। क्यों, क्योंकि फिर माइक्रोस्कोप में दिखेगी नहीं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा क्या है, शॉर्टेस्ट है, ठीक है। कह रहा है सर जीवन का क्यों, क्योंकि डिवाइडिंग सेल है। नहीं बेटा, आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी कि अगर सेल डिवाइडिंग है तो भी सारे सेल एम फेज में। अच्छा, आपको ये पता है कि अगर मैं अनियन के टिप के सेल किस में होंगे, अगर मैं आपको दे दूं अनियन का टिप सेल जिसमें डिवीजन हो रही है, डिवीजन अकरिंग, वो किस में होंगे, आर इन विच फेज, ए G1 and S, B G2 and M, C G1। मोस्ट सेल की बात कर रहा हूं, रुक जाओ एक मिनट, मोस्ट सेल, एक मिनट रुक जाओ। हाँ भाई, अनियन के सुनो ध्यान से, अनियन की टिप के सेल डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या सारे सेल एम फेज में होंगे, नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। सबसे ज्यादा टाइम किस फेज में लगता है, जीवन में, तो सबसे ज्यादा सेल मुझे जीवन में दिखेंगे। तुम समझो इस बात को। मान लो, मेरी बात सुनो ध्यान से, मान लो मेरे पास 200 सेल दिख रहे हैं अनियन के, क्या सब में माइटोसिस हो रही, नहीं, हर 24 में सिर्फ एक सेल में माइटोसिस हो रही होगी, क्योंकि 24 घंटे में से 1 घंटे का एम फेज है। किसको ये लॉजिक समझ में आया? कितने लोगों को ऐसा लगता है कि अगर मैं कोई ऐसा टिश्यू लूं जिसमें डिवीजन हो रही है, सारे सेल एम फेज में होंगे? कोई ऐसा समझदार है जिसको ऐसा लगता है? कोई ऐसा समझदार है जिसको ऐसा लगता है कि अगर मैं कोई ऐसे सेल्स का ग्रुप लूं जो डिवाइड कर रहा है, उसके सारे सेल एम फेज में होंगे? कैसे हो सकते हैं? क्योंकि एम के बाद जीवन भी तो आता है। तो कितने % चांस है, आप खुद देख लो, हर 24 में से एक ही सेल एम फेज में होगा। समझ आया, नहीं आया? तो यदि आपसे पूछा जाए पूरी सेल साइकिल में सबसे छोटा फेज एनाफेज होता है और सबसे बड़ा फेज जीवन फेज होता है, पूरी सेल साइकिल में, ठीक है भाई। वो एम फेज में तब होते ना जब एम फेज के बाद एम फेज ही आ रहा होता। मान लो एक सेल डिवाइड किया, 2 सेल बने, 2 सेल डिवाइड किए, 4 सेल बने, 4 सेल डिवाइड किया, 8 सेल बने, लेकिन हर बार एम फेज से एम फेज आ रहा है, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा तो होता ही नहीं है। हर 24 में से एक कैसे होगा, मैंने कैसे बोला? अगर आपको याद हो, ह्यूमन की सेल साइकिल 24 घंटे की है, उसमें से एम फेज सिर्फ 1 घंटे के लिए होता है। इसका मतलब क्या हुआ, हर 24 में से एक सेल एम फेज में होगा, बाकी के 23 सेल G1 S G2 में।
लास्ट वाला समझा दिया बेटा मैंने, मोहम्मद तारिक। लास्ट वाला क्वेश्चन ही समझाया मैंने बोला है कि अनियन की टिप के सेल है जिनमें डिवीजन हो रही है, मोस्ट सेल उसमें से कौन से फेज में होंगे, मोस्ट सेल। ठीक है, गौरव कुमार दास, आपका डाउट भी हो गया। हाँ, मैं डाउट बताता हुआ चलता हूं, टेंशन ना लो। अब आओ भाई, सबसे पहले फेज की बात करते हैं, प्रो फेज की। मैं बस आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जीवन और उसमें क्या हुआ था, मुझे बताना है। देखो, प्रो फेज जो है वो पहला फेज है ना। डीएनए ऑलरेडी डबल हो चुका है, तो मुझे वहां से लेना पड़ेगा, कहां से लेना पड़ेगा, मुझे उठाना पड़ेगा G2 से। G2 में क्या हुआ था, G2 फेज में क्या हुआ है बताओ, वहां से लेना पड़ेगा, क्योंकि G2 फेज के बाद प्रो फेज आएगा ना। तो डीएनए डबल है लेकिन आपस में उलझा हुआ है, डीएनए इज डबल्ड बट इंटरवाइंड। क्या मतलब है इस बात का, आपके पास ध्यान देंगे सारे बच्चे, आपके पास ये एक स्ट्रक्चर है, इसको सेंट्रोजोम बोलते हैं। ऐसे मेरे पास दो सेंट्रोजोम है, कौन बच्चा बताएगा ये कब डबल हुए थे, किसी को याद आ रहा है ये कब डबल हुए थे सेंट्रोजोम, अरे किसी को याद आ रहा है ये सेंट्रोजोम कब डबल हुए थे, एस फेज में डबल हुए थे, शाबाश। तो ये मेरे पास क्या बन गया, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन बन गई है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन होती है। हम ये कह रहे हैं कि जो डीएनए ये 2C था, ये 2C डीएनए था, ये डीएनए डबल हुआ था, ये डीएनए डबल हुआ था। ये डबल डीएनए जो है, ये जो डबल डीएनए है ना, ये अभी सेल के अंदर ऐसे अलग अलग नहीं पता चल रहा है। G2 फेज में क्या हुआ है, डीएनए डबल हो चुका है, तो ये जो डबल डीएनए है ना, ये अभी भी डबल होके सेल में आपस में उलझा हुआ है। ये कह रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि डीएनए इज डबल्ड, किसमें इन G2, ठीक है, इज नॉट डिस्टिंक्ट। नॉट डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग नहीं है, इज नॉट डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग नहीं दिख रहा है, बट इंटरवाइंड है। इंटरवाइंड क्या होता है, कौन बताएगा, इंटरवाइंड का मतलब होता है आपस में उलझा हुआ। इंटरवाइंड का क्या मतलब होता है, आपस में उलझा हुआ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, इंटरवाइंड का क्या मतलब होता है, मैं लिख देता हूं यहां पर, इंटरवाइंड का मतलब है आपस में, हिंदी पढ़ पाते हो, आपस में उलझा हुआ, तुम्हारे जीवन की तरह, हाँ, आपस में उलझा हुआ। ये बात समझ में आ रही है, हाँ, क्लियर है। तो जो डीएनए डबल हुआ था वो अलग से नहीं दिख रहा है, वो डीएनए इंटरवाइंड है, इंटरवाइंड ये रहा डीएनए, और ये डीएनए किसकी फॉर्म में है, क्रोमैटिन की फॉर्म में। अब प्रोफेज स्टार्ट हुआ है। अब देखो, सबसे पहले कोई भी फेज स्टार्ट होता है तो उसको क्या लिखते हैं, अर्ली प्रोफेज या स्टार्ट ऑफ प्रोफेज, अर्ली प्रोफेज, या क्या लिखेंगे, और क्या लिख सकते हैं उसको बताओ, अर्ली प्रोफेज का एक और नाम क्या हो सकता है, स्टार्ट ऑफ प्रोफेज, प्रोफेज को स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट ऑफ प्रोफेज कर रहे हैं, ठीक है, अर्ली प्रोफेज या प्रोफेज को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। अब हमने क्या बोला, अर्ली प्रोफेज में क्या हुआ है, सुनेंगे ध्यान से। अर्ली प्रोफेज में जो इंटरवाइंड है, आपस में उलझा हुआ है, फर्स्ट सुलझेगा थोड़ा सा, फर्स्ट बिकम अनटेंगल्ड, ठीक है, जो आपस में उलझा हुआ था वो थोड़ा सा क्या होगा, आपस में उलझा हुआ था वो थोड़ा सा क्या होगा, अनटेंगल्ड होगा। उस अनटेंगल्ड का मतलब होता है, यहां पर अनटेंगल्ड का क्या मतलब है, सुलझना,
यहां तक कोई दिक्कत? अनटेंगल्ड समझ में आ रहा है? हाँ भैया, तो थोड़ा सुलझेगा, उसके बाद वो कंडेंस होना स्टार्ट करेगा। जो क्रोमेटिन है ना, क्रोमेटिन अब कंडेंस होना स्टार्ट करेगा, सुलझते सुलझते क्रोमेटिन स्टार्ट टू कंडेंस एंड फॉर्म क्रोमोसोम। एंड क्या बनाएगा? क्रोमोसोम विद टू सिस्टर क्रोमेटिड। दो सिस्टर क्रोमेटिड के साथ मुझे क्रोमोसोम दिखने लग जाएगा। तो अगर आप देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, यहां पर आपके पास प्रोफेज में, आपके पास प्रोफेज में इस तरीके से, इधर देख, मेरी तरफ देख बेटा, मेरी तरफ देख, इस तरीके से न्यूक्लियस के अंदर, अभी ये यही है, हमारे दोनों सेंट्रोजोम भाई यही है, अभी ये अपनी जगह पड़े हुए हैं। डबल हुए थे कब? एस फेज में, यहां चुपचाप बैठे हैं। ये मेरे पास न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है अभी, ये क्या है? न्यूक्लियस है अभी। इसके अलावा ईआर भी होगा, गोल्जी बॉडी वगैरह भी होगी यहां पर। ये अपने पास न्यूक्लियस है ऐसे। मैं ये कह रहा हूं कि मुझे क्रोमोसोम दिखने लग जाएंगे ऐसे, इस तरीके से क्रोमोसोम दिखने लग जाएंगे ऐसे। क्या दिखने लग जाएंगे? क्रोमोसोम, जिनमें हमारे पास दो दो क्रोमेटिड है ऐसे। दो क्रोमेटिड मतलब सिस्टर क्रोमेटिड वाले क्रोमोसोम दिखने लग जाएंगे। तो यहां पर एक चीज आपको डिफरेंस में समझनी पड़ेगी कि हमारे पास दो क्रोमेटिड के साथ दिखने लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, आपको यह समझना पड़ेगा कि ये क्रोमोसोम है, पर अभी ये फुली कंडेंस नहीं है। ये क्रोमोसोम दिख रहे हैं मुझे, क्रोमोसोम दिख रहे हैं, ये G2 फेज है बेटा, ये क्रोमोसोम दिख रहे हैं, पर नॉट फुली कंडेंस, पूरी तरह से कंडेंस नहीं है। किसी को मेरी बात समझ में आ रही है? अगर पूरी तरह से कंडेंस हो जाएंगे ना, तो ये छोटे हो जाएंगे, ये छोटे और मोटे हो जाएंगे। क्या यहां तक समझ में आ रही है? क्या यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं, कि क्रोमोसोम दिखने लग जाएंगे लेकिन पूरी तरह से कंडेंस नहीं है। पूरी तरह से कंडेंस अगले फेज में होता है, मेटाफेज में। अगर मैं आपसे पूछूं क्रोमोसोम दिखते कब है प्रोफेज में, फुली कंडेंस क्रोमोसोम कब दिखते हैं? मेटाफेज में। फुली कंडेंस क्रोमोसोम कब दिखते हैं? मेटाफेज में। क्लियर है? मेटाफेज में। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत है यहां तक? अर्ली प्रोफेज का मतलब है शुरुआत की प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज का मतलब है बेटा शुरुआत की प्रोफेज। अब आते हैं मिड प्रोफेज में। मिड का मतलब होता है अब कुछ टाइम के बाद क्या होगा। मिड प्रोफेज, मिड प्रोफेज में क्या होगा, ध्यान से देखें। मिड प्रोफेज में क्या होगा, ये सेंट्रोजोम अपोजिट पोल पे जाने लगेंगे। मेरी तरफ देखो, ये एक सेंट्रोजोम यहां है और ये दूसरा सेंट्रोजोम है। मेरी तरफ देख बेटा, ये न्यूक्लियस है, ये क्या है, ये न्यूक्लियस है मान लेते हैं। और यहां मुझे क्या दिख रहे हैं, क्रोमोसोम दिख रहे थे। सबको ये आइडिया लग रहा है, क्रोमोसोम दिख रहे थे। और ये क्रोमोसोम के दो दो क्रोमेटिड वाले क्रोमोसोम मुझे यहां दिख रहे हैं। अब ये कंडेंस भी होते जा रहे हैं, पर उसके साथ अब क्या होगा ये समझो। ये सेंट्रोजोम जो है ये वाले, ये अपोजिट पोल पे जाएंगे। ये यहां आ जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। किसी को समझ में आ रहा है? किसी को समझ में आ रहा है ये? किसी को समझ में आ रहा है बेटा?
किसी को समझ में आ रहा है बताओ? बोलो, यहां तक समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? मैं क्या पढ़ा रहा हूं सुनो। मिड प्रोफेज में क्या होगा, सबसे पहले जो सेंट्रोजोम है ना, सेंट्रोजोम मूव करेंगे अपोजिट पोल पे। मूव टू अपोजिट पोल। ये अपोजिट पोल क्या होता है बेटा? भाई किसी भी सेल के पोल होंगे ना, जैसे मान लो ये एक एरिया है, ये पोल हो गया, एक ये पोल हो गया, तो ये वाला सेंट्रोजोम इधर जा रहा है, ये वाला सेंट्रोजोम इधर जा रहा है। तो सेंट्रोजोम मूव टू अपोजिट पोल, और उससे क्या होगा, स्पिंडल फाइबर बनने स्टार्ट हो जाएंगे। स्पिंडल फाइबर स्टार्ट टू अराइज। स्पिंडल फाइबर बनने स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर है? इनसे क्या बनने लग जाएंगे बेटा? स्पिंडल फाइबर बनने लग जाएंगे। मैं आपको कुछ चीज सिखा रहा हूं, वो देखना जरा ध्यान से। यहां तक समझ में आ रहा है सबको? यहां तक समझ में आ रहा है मैंने क्या पढ़ाया है? मैंने पढ़ाया है कि सबसे पहले क्रोमोसोम दिखने लग जाएंगे, क्रोमैटिन कंडेंस हो रहा है पर फुली कंडेंस नहीं है। उसके बाद ये क्रोमोसोम है, ये सेंट्रोजोम अपोजिट पोल पे जाएंगे और इनसे क्या दिखने लगेगा, स्पिंडल फाइबर बनने लग जाएंगे। क्या बनेंगे? स्पिंडल फाइबर। अब कौन बच्चा बताएगा कि स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए एक प्रोटीन बनाई थी हमने G2 में, उसका नाम क्या है? स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए एक प्रोटीन बनाई थी, ट्यूबुलिन। ट्यूबुलिन हमने कब बनाई थी? G2 में। तो स्पिंडल फाइबर स्टार्ट टू अराइज। अराइज का मतलब होता है बनना। स्पिंडल फाइबर बनने लगेंगे। ठीक है, अब लास्ट में क्या होता है इसमें? लास्ट में जाकर क्या होगा, जिसको हम लेट प्रोफेज बोलते हैं, सबसे लास्ट में जाकर क्या होगा वो सुनो ध्यान से। लेट प्रोफेज बोलते हैं। हमारे पास यहां पर ईआर और गोल्जी बॉडी था, इसके अंदर न्यूक्लियोलस था, ये डिसअपियर होने लगेगा। तो लेट प्रोफेज में क्या होगा, जो मेम्ब्रेन, देखो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, लॉजिकल है ये बात। मान लेते हैं दोनों पोल से ऐसे धागा आ रहा है, ऐसे इस तरीके से धागे आ रहे हैं, और उन धागों को क्रोमोसोम पे अटैच होना है। पहले समझो ध्यान से, ये अभी स्पिंडल फाइबर कहां से आने लगेंगे मैं आपको आइडिया दे देता हूं। मेरे पास स्पिंडल फाइबर जो है, इधर देखो, इधर देखो, मेरी तरफ देखो। अब मेरे पास ये सिचुएशन आएगी, अब मेरे पास ये सिचुएशन है, आपको दिख रहा है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, ठीक है। इस न्यूक्लियस में यहां सेंट्रोजोम है और यहां सेंट्रोजोम है, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं बेटा कि यहां से मेरे पास ये आने स्टार्ट हो गए हैं, ये स्पिंडल फाइबर आना स्टार्ट हो गया, ऐसे ऐसे स्पिंडल फाइबर आना स्टार्ट हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस तरीके से स्पिंडल फाइबर आने स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। अब क्रोमोसोम कहां पर है? सर क्रोमोसोम है न्यूक्लियस के अंदर, ये क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर है। क्या क्रोमोसोम से स्पिंडल फाइबर अटैच हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना बेटा, ये चीज क्या है? दिस वन इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये चीज क्या है बेटा? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अब ये स्पिंडल फाइबर है आपके पास, देखो दिस इज स्पिंडल फाइबर, ये क्या है? स्पिंडल फाइबर है। ये क्या है? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अब क्या हो सकता है, मैं जो आपसे बात बोल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं बेटा, मैं आपसे ये बात कह रहा हूं कि अभी क्या होगा, अभी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थोड़ी थोड़ी टूटने लगेगी, ईआर गोल्जी बॉडी डिसअपियर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बताता हूं। आप में से कितने लोगों ने ये बात याद है सेल वाले चैप्टर में? अगर नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ेंगे। सेल वाले चैप्टर में लिखा हुआ है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है। एक्सटेंसिव नेटवर्क का मतलब है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इतना ज्यादा फैला हुआ है सेल में कि वो किसी ना किसी चीज, भाई एक तरीके से दो चैम्बर बनाता है। अगर किसी सेल में बहुत सारा ईआर है तो जो धागे बनेंगे ऊपर से दोनों पोल से, जिनको क्रोमोसोम पे अटैच होना है, प्रॉब्लम ये आएगी वो क्रोमोसोम से अटैच नहीं हो पाएंगे। उसके लिए क्या किया जाएगा? उसके लिए एक बेस्ट चीज क्या है कि आप क्या करो, पहले ही इनको तोड़ दो। किसको तोड़ दो? ईआर को तोड़ दो। फिर किसको तोड़ दो? गोल्जी बॉडी को तोड़ दो। फिर किसको तोड़ दो?
एंड न्यूक्लियोलस, इनको डिसअपियर कर दो। इनको क्या कर दो? न्यूक्लियोलस को क्या कर दो? डिसअपियर कर दो। यस और नो? डिसअपियर कर दो। क्लियर है बेटा? डिसअपियर कर दो। यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ। यहां तक क्लियर है बेटा? मेरी बात सुनो। ई आर गोल, देखो न्यूक्लियोलस तो अपने आप में, मेरी बात सुन ध्यान से। न्यूक्लियोलस क्या है? जो क्रोमेटिन है ना, ऐसे कंडेंस है, वहां पर ज्यादा आरएनए बन रहा है। अब कोई आरएनए बन नहीं रहा है, तो न्यूक्लियोलस वैसे डिसअपियर हो गया। ईआर और गोल्जी बॉडी को तोड़कर वेसिकल बना के स्टोर कर लेंगे। मान लो एक ईआर है बहुत बड़ा, उसको तोड़ूंगा तो वो वेसिकल बन जाएगा, उसमें स्टोर कर लेंगे। और लास्ट में क्या होता है बेटा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को तोड़ते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी हम तोड़ते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आप में से एक बच्चे ने पूछा है कि सर हम गोल्जी बॉडी और ईआर को कैसे तोड़ते हैं। अगर आपको याद हो, ईआर किसका बना है? मेम्ब्रेन का। अगर मैं ईआर को तोड़ के छोटे छोटे वेसिकल बना लूं, छोटे छोटे ऐसे वेसिकल बना लूं, देख ईआर को तोड़ के छोटे छोटे वेसिकल बना लूं, तो क्या ये सेल में दिखेंगे? आसानी से नहीं। तो इसका मतलब वो डिसअपियर हो गया। और जब मुझे वापसी ईआर बनाना, इनको जोड़ दो, ऐसा कर सकते हैं। सेम चीज हम गोल्जी के साथ कर सकते हैं। और न्यूक्लियोलस क्योंकि किसका है? डीएनए का पार्ट है। अब डीएनए कंडेंस हो गया तो वैसे ही खत्म हो गया, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी तोड़ा जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ना बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसको भी क्या करते हैं? इज ऑल्सो, क्या करते हैं? ऑल्सो डिसइंटीग्रेट। उसको भी क्या करते हैं? डिसइंटीग्रेट कर देते हैं। किसको? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम क्या करते हैं? डिसइंटीग्रेट कर देते हैं। क्लियर है? बताओ। आपको ये समझ में आया है कि हम क्या कर रहे हैं बच्चे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को तोड़ रहे हैं, बट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से नहीं टूटती। बट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, नॉट ब्रेक कंप्लीटली। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से नहीं टूटती। क्या यहां तक कोई दिक्कत आ रही है आपको? ये बता दो बस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटने लगती है, पूरी तरह से नहीं टूटती। सर फिगर भी बनाना चाहिए। फिगर बनाने से तुम्हें आइडिया हो जाएगा, है ना। और मैं आगे एनसीईआरटी का डायग्राम भी दिखा रहा हूं जो तुम्हारे पास है, ठीक है। पर आपको क्या क्या याद करना है? अगर आपसे पूछा जाए प्रोफेज के स्टार्टिंग में क्या होगा? क्रोमैटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम दिखेंगे। और क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड दिखेंगे? 2। जो हम क्रोमैटिड G2 में दिखा रहे थे ना, याद है आपको? G2 में क्रोमोसोम पे 2 क्रोमैटिड, वो रियल में है नहीं ना। रियल में तो पहली बार प्रोफेज में दिखते हैं। फिर क्या होगा? ये सेंट्रोसोम, ये वाले, ये अपोजिट पोल पे जाएंगे। एक यहां चला गया, एक यहां चला गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? स्पिंडल फाइबर बनने लग जाएंगे। स्पिंडल फाइबर किससे बनेंगे? ट्यूबुलिन। क्या ट्यूबुलिन पहले से बनी हुई थी? हाँ। ईआर गोल्जी बॉडी, क्योंकि मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर है, वो रोकेंगे। अच्छा, कोई ऐसी ऑर्गेनल बताओ जो नहीं टूटती। अगर मैं आपसे पूछूं कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी ऑर्गेनल है जो एनर्जी देती है, वो नहीं टूटती। यस, यस बेटा। एक आवर में प्रोफेज कितना टाइम का एग्जैक्ट मैं भी नहीं बता सकता, पर सबसे ज्यादा टाइम प्रोफेज लेता है। इसीलिए कभी आपको स्कूल में, कॉलेज में स्लाइड बनाने को मिले तो आपको कहे कौन सी फेज दिख रही है, प्रोफेज बोल दो, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम ही प्रोफेज लेता है। जल्दी नोट करो, आगे चल रहे हैं।
यहां तक ठीक है बेटा? यहां तक ठीक है? बेटा एस्ट्रल वेस्ट्रल सारी चीजें बताऊंगा, पहले आप इतना प्रोफेस नोट कर लो, इतना प्रोफेस नोट कर लो। मैं अगली स्लाइड में प्रोफेस के बारे में ही बता रहा हूं, अभी खत्म नहीं हुआ है प्रोफेस। अगली स्लाइड में प्रोफेस के बारे में ही बता रहा हूं, आपको खत्म नहीं हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं टूटता। हिस्टोन्स ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट सम साइनोबैक्टीरिया। रुक जा भाई, अभी आ रहा हूं। नोट हो गया पहले बताओ? चलिए आगे, आगे नोट हो गया तो आगे आ जाओ। ये देखो आप लोगों के लिए ये वाली चीज है, अभी क्या है वो, खाली स्लाइड नहीं, ये आपको स्पिंडल अपरेटस और एक माइटोटिक अपरेटस करके वर्ड है वो समझाना है। ये क्या होता है स्पिंडल अपरेटस या माइटोटिक अपरेटस, ये क्या होता है ये बताना है, और उसके साथ आपको एनसीईआरटी का डायग्राम दिखाना है। ठीक है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, क्या आप देख पा रहे हैं आप लोग? ये एनसीईआरटी का है बेटा। तो क्या आप देख पा रहे हैं क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड दिख रहे हैं, क्रोमोसोम है तो अर्ली में क्रोमोसोम दिख गए, यहां थोड़े से क्लियर दिख रहे हैं, पर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट रही है। लेट प्रोफेज में देख पा रहे हो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक कर रही है, क्या पूरी तरह से टूट गई? नहीं। क्या पूरी तरह से टूट गई है कि नहीं, देख पा रहे हो कि नहीं पहले बताओ? तो क्या हम डायग्राम, हाँ डायग्राम पहचान पाएंगे? क्योंकि डायग्राम से क्वेश्चन आ सकता है। दिस इज लेट प्रोफेज, दिस वन इज लेट प्रोफेज। ये क्या है बेटा? लेट प्रोफेज है। इसको कैसे पहचानोगे? क्रोमोसोम दिख रहे हैं ठीक है, लेकिन उसके अलावा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट रही है। अब जरा यहां देखो, कितने लोगों को याद है मैंने इसको बोला था सेंट्रोसोम? याद आ रहा है? याद आ रहा है? इसको बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। अगर माइक्रोट्यूब्यूल सेंट्रोसोम के चारों तरफ लगे हों तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एस्टर। आप में से कितने लोगों को सेंट्रोसोम और एस्टर में फर्क समझ में आया? एस्टर और सेंट्रोसोम में फर्क समझ में आया? एस्टर, देख मैं क्या टॉपिक बता रहा हूं, मैं टॉपिक बता रहा हूं माइटोटिक अपरेटस, माइटोटिक अपरेटस या स्पिंडल अपरेटस। माइक्रोट्यूब्यूल एस्टर। ठीक, अब मुझे किसी भी सेल में दो एस्टर दिखते हैं ऐसे, ये माइक्रोट्यूब्यूल भी ट्यूबुलिन प्रोटीन के ही बनते हैं बेटा। तो कुछ ट्यूबुलिन प्रोटीन ने ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल बना दिए इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे। अब कितने एस्टर दिख रहे हैं मुझे? दो, सही है। और इन्हीं से फिर ये स्पिंडल फाइबर बन रहे हैं, ये स्पिंडल फाइबर बन रहे हैं। तो हम क्या कहते हैं बेटा, हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं दो एस्टर प्लस स्पिंडल फाइबर। वो हेल्प करता है माइटोसिस में, इसको कहते हैं माइटोटिक अपरेटस या स्पिंडल अपरेटस। अपरेटस शब्द से आपकी दोस्ती कहां कहां पर है, कौन बच्चा बताएगा कमेंट में? अपरेटस वर्ड आपने कहां कहां पढ़ा है, कौन बच्चा बताएगा कमेंट में? स्पिंडल अपरेटस आपने कहां कहां पढ़ा है? माइटोटिक अपरेटस और स्पिंडल अपरेटस कमेंट में बताया आपने कहां कहां पढ़ा है? आपने गोल्जी अपरेटस पढ़ा है, शाबाश। एक आपने पढ़ा एग अपरेटस, इसका मतलब एग अपरेटस में 3 सेल थे। गोल्जी अपरेटस का मतलब काफी सारे सिस्टर ने कॉमन कॉज के लिए काम कर रहे हैं। यस, आपने पढ़ा था स्टोमेटल अपरेटस, जहां पे गार्ड सेल और 2 कौन से थे बेटा? सब्सिडरी सेल्स थे उसके आसपास।
तो इसका मतलब ये होता है कुछ चीजें जब मिलके कॉमन कॉज के लिए, तो उसको हम ऑपरेटर्स वर्ड यूज कर रहे होते हैं। तो यहां पर दो एस्टर और ये स्पिंडल फाइबर मिलकर एक कॉमन कॉज कर रहे हैं सेल डिवीजन, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, माइटोटिक अपरेटस या स्पिंडल अपरेटस। अगर आप देखो ध्यान से, मेरे पास कितने एस्टर हैं, दो। कितने एस्टर हैं बेटा, दो एस्टर हैं मेरे पास। एस्टर कितने हैं, दो। दो एस्टर इस ये एनिमल सेल में होता है, इसको कहते हैं एम्फी एस्ट्रल। एम्फी एस्ट्रल ये किस में मिलता है, एनिमल सेल में। एम्फी का मतलब दो। प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होता, प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं है, तो इसका मतलब एस्टर नहीं बनेगा, नो एस्टर। तो स्पिंडल कैसे बनेंगे वो डायरेक्ट बताता हूं अभी आपको, नो एस्टर। तो क्या मैं प्लांट सेल को कह सकता हूं एन एस्ट्रल? क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं है, प्लांट सेल लैक सेंट्रियोल। अगर सेंट्रियोल नहीं तो एस्टर नहीं बनेगा। तो क्या मैं एनेस्ट्रल डिवीजन कह सकता हूं प्लांट सेल में? अच्छा, फिर प्लांट सेल में डिवीजन कैसे होती है, देख समझ। जैसे मान लेते हैं ये प्लांट सेल है, मान लेते हैं ये प्लांट सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के बाहर डायरेक्टली स्पिंडल फाइबर बनने लग जाते हैं इकट्ठा होके, न्यूक्लियस के बाहर ऐसे स्पिंडल फाइबर बाहर बनने लगते हैं। तो जो स्पिंडल फाइबर बनने लगते हैं ना प्लांट में, ये प्लांट सेल है, दिस इज प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर ये बन रहे हैं, स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर फॉर्म आउटसाइड न्यूक्लियस। क्लियर है, आउटसाइड न्यूक्लियस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो प्लांट सेल में स्पिंडल फाइबर आउटसाइड न्यूक्लियस बनते हैं, है ना, ऐसे। तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं एनेस्ट्रल, है ना, एनेस्ट्रल डिवीजन बोलते हैं। कितने लोगों को ये बातें समझ में आ गई? जो स्पिंडल फाइबर है ना, ये डायरेक्टली न्यूक्लियस के बाहर बनते हैं, आउटसाइड न्यूक्लियस डायरेक्टली। डायरेक्टली मतलब जो ट्यूबुलिन प्रोटीन होगी वो इकट्ठी होने लगेगी ऐसे। यस, डन है। एक बच्चा कह रहा है कि सर प्लांट सेल में जब सेंट्रियोल नहीं होते तो स्पिंडल फाइबर कैसे बनते हैं? मैं तुझे कह रहा हूं कि स्पिंडल फाइबर एनिमल सेल में तो सेंट्रियोल की मदद से बनते हैं, प्लांट सेल में क्योंकि आप समझो ध्यान से, ट्यूबुलिन प्रोटीन तो होती है ना, वो डायरेक्टली न्यूक्लियस के बाहर इकट्ठा होकर स्पिंडल फाइबर बनाने लगती है। जब वही बात एक्सप्लेन कर रहा हूं तो फिर उसको घुमा के क्यों पूछ रहा है? मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं है तो स्पिंडल फाइबर वो बनाएगा नहीं। तो प्लांट सेल में न्यूक्लियस के बाहर डायरेक्टली स्पिंडल फाइबर अपने आप आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं, क्यों आ जाते हैं? क्योंकि ट्यूबुलिन नाम की प्रोटीन जो है वो इकट्ठा होकर स्पिंडल बनाने लगती है, बस। मैं जब एक्सप्लेन कर रहा हूं फिर तुम ज्ञानी बन रहे हो कि सर प्लांट सेल में कैसे। अच्छा, समझ तो लो कम से कम बातों को। क्या हम सारी चीजें बिल्कुल क्लियरली पढ़ रहे हैं? तो मेरे कुछ सवालों का जवाब दो। क्रोमोसोम सबसे पहले कौन से फेज में दिखते हैं? प्रोफेज में। क्या क्रोमोसोम फुली कंडेंस होते हैं? नहीं। तो इस बात को हम लिख सकते हैं नोट में, नोट में लिखेंगे प्रोफेज में क्रोमोसोम विजिबल बट नॉट फुली कंडेंस। ठीक है, प्रोफेज में, ध्यान सुनेंगे, प्रोफेज में क्रोमोसोम विजिबल है बट फुली कंडेंस नहीं है, नॉट फुली कंडेंस, है ना, फुली कंडेंस नहीं है। क्लियर है, फुली कंडेंस नहीं है। तो प्रोफेज में क्रोमोसोम विजिबल है पर फुली कंडेंस नहीं है। ठीक है, क्लियर है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन
ब्रेक होती है बट नॉट फुली डिसइंटीग्रेट, पूरी तरीके से नहीं टूटती। इस बात में कोई दिक्कत आ रही है किसी को? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं टूटता, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है क्योंकि उसको एनर्जी देनी है। नॉट ब्रेक लिख सकते हैं क्योंकि पहले से ही है वो, है ना। अगर कोई आपसे पूछे कोई ऑर्गेनल बताओ जो रहती है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ, प्लांट सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटेगी, बिल्कुल बिल्कुल टूटेगी, लेकिन कब टूटेगी ये पता है कि नहीं? अब मेटाफेज में टूटेगी। नोट करिए जल्दी से, मेटाफेज पढ़ रहे हैं, नोट करिए जल्दी से। मेटाफेज पढ़ रहे हैं। यहां तक क्लियर है बेटा? यहां तक ठीक है? यहां तक ठीक है प्रिंस? मैं देखता हूं एक बार इस चीज को। चलो यहां से कल पढ़ेंगे बेटा, कल पढ़ते हैं। मेरी आज चिड़िया उड़ रही है। चलो यहां से कल पढ़ेंगे। कल हम लोग माइटोसिस कंप्लीट करके मियोसिस में एंटर कर जाएंगे, ठीक है? हाँ हाँ, कल पढ़ेंगे, कोई नहीं। अच्छा, एक बार मैं आपको, आप एक बार चेक जरूर करना, कल क्लास होगी बेटा। एक सेकंड देना बस मुझे, मैं क्लास की टाइमिंग बता रहा हूँ। पहले ही कर लेता हूँ। हाँ जी, ओके सर, फिर आपको भी बता देता हूँ। ठीक है कैसा सर, ठीक है? हाँ ओके। ओके सर। बेटा आप लोग कंफर्म रखो कि 10:45 पे मेरी क्लास हो रही होगी, है ना? 10:45 पे मेरी क्लास हो रही होगी कल। हाँ, सर्वे सर के स्लॉट में, ठीक है? चलिए।